नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है कि सोने की लंका अब कंगाली की कगार पर पहुंच गई है। जी हां, वही सोने की लंका की बात कर रहा हूं जिसके बारे में हम लोगों ने सुना, कहा, देखा कि पिछले दिनों ये जो हमारा पड़ोसी देश है वही श्रीलंका जो है इस वक्त महंगाई के कारण काफ़ी परेशानी से गुजर रहा है। वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। तेल, दूध, अनाज, कागज़, बिजली, गैस, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है वहाँ पर कि आम आदमी से खरीद भी नहीं पा रहा है। लोग खाने में कटौती कर रहे हैं, बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, सार्वजनिक परिवहन ठप हो गए हैं और देश में विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। महंगाई जानलेवा बनती जा रही है और सरकार अब तक जनता को कोई राहत नहीं दे पा रही है। इसीलिए गुस्साई हुई जनता ने कल राष्ट्रपति भवन का ही घेराव कर लिया। आप जानते ही हैं दोस्तों कि श्रीलंका की सरकार पर राजपक्षे परिवार का दबदबा है। राजपक्षे परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा सदस्य मेंबर श्रीलंका की केंद्रीय सरकार में शामिल हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे जो 72 साल के हैं। उनके बड़े भाई हैं महिंदा राजपक्षे जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और उनकी उम्र 75 साल है। महिंदा राजपक्षे के पास श्रीलंका का शहरी विकास मंत्रालय भी है। महिंदा राजपक्षे इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वहीं राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे श्रीलंका के गृह मंत्री हैं, तो दूसरे भाई बासिल राजपक्षे श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे श्रीलंका के खेल मंत्री हैं। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी नमल राजपक्षे के पास ही है। वहीं चमल राजपक्षे के बेटे शासेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के कृषि मंत्री हैं। यानी श्रीलंका में करीब 70% प्रमुख मंत्रालय राजपक्षे परिवार के पास है। पिछले 2 दशकों से राजपक्षे परिवार श्रीलंका की राजनीति में शीर्ष पर है और श्रीलंका की तकदीर का हर फैसला राजपक्षे परिवार कर रहा है। दरअसल उग्रवादी संगठन लिट्टे के खात्मे में महिंदा राजपक्षे का बड़ा हाथ बताया गया था। लिट्टे तो श्रीलंका से खत्म हो गया, लेकिन सत्ता पर महिंदा राजपक्षे का कब्जा हो गया, जिन्होंने सारे गलत सही तरीकों का इस्तेमाल करके सत्ता अपने पास ही रखी और जनता को यह भरोसा दिलाया कि अब श्रीलंका में स्थिरता आएगी, शांति आएगी और विकास होगा। लेकिन हालात ये हैं कि अब श्रीलंका में लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। भारत में भी इस वक्त रोजाना महंगाई बढ़ने की डरावनी खबरें आ रही हैं। कल भी हमने चर्चा की थी महंगाई को लेकर के। हालांकि अभी चुनाव नहीं है भारत में, आने वाले समय में चुनाव है, इसीलिए इस मुद्दे पर मीडिया के एक बड़े हिस्से की कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अगर मीडिया भी महंगाई बढ़ने के कारण लोगों को होने वाली तकलीफों को दिखाने लगे तो इससे सरकार के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसीलिए अभी देश में यानी भारत में बहुत सी दूसरी बातों पर चर्चाएं चल रही हैं, जैसे शिवपाल यादव बीजेपी में जाने वाले हैं, या फिर योगी सरकार में किन अफसरों के तबादले हो रहे हैं, या कैसे चिराग पासवान को दिल्ली का वो बंगला खाली करना पड़ा जिसमें रामविलास पासवान रहते थे। लेकिन ये सब शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसाने जैसा है। अपनी आंख मूंद लेने से आने वाले मुश्किल टलेगी नहीं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। पड़ोस में आग लगी है तो कभी न कभी उसकी आंच हम तक भी पहुंचेगी ही। अभी कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ रोजाना सरकार को चेता रही है, लेकिन मीडिया में उसके विरोध को खास कवरेज नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की तपिश कभी न कभी सरकार के पास भी पहुंचेगी ही। खैर, पड़ोसी देश श्रीलंका की आंच कहीं हम तक न पहुंच जाए और इससे बचने के लिए हमारी सरकार कितनी तैयार है, आइए हम इसी पर चर्चा आज करेंगे। और चर्चा में हमारे कुछ साथी, प्रमुख साथी भाग ले रहे हैं, उनसे आप सबका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी राजेश बादल जी मौजूद हैं इस वक्त। आप सब जानते हैं, भली भांति राजेश जी से परिचित हैं। राजेश जी, आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ साथी हमारे पुष्परंजन जी सीधे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रेम कुमार जी आज एक लंबे अंतराल के बाद फिर से जुड़े हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथी हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे। तो आप तमाम दोस्तों, साथियों, आप सबका स्वागत है। और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं इस लाइव कार्यक्रम में, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी स्वागत है। श्रीलंका की बात
लेकिन श्रीलंका से इतर हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है या श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसका असर क्या हिंदुस्तान पर भी पड़ सकता है, इसी की तहकीकात करेंगे आने वाले समय में हम। लेकिन उससे पहले एक दो वीडियो दिखाना चाहता हूं। भारत हिंदुस्तान में वो का ही वीडियो है और महंगाई को लेकर के जब चर्चा होती है तो कैसे लोग परेशान हो जाते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे महंगाई पर, कांग्रेस के हल्ला बोल पर, लेकिन कल से एक दिन पहले करनाल में रामदेव जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जिनको बाबा भी लोग कहते हैं, उसके अलावा रामदेव जो हैं वो योग गुरु भी कहलाते हैं, उनसे पूछा गया, किसी पत्रकार ने पूछा परसों कि आप कहते थे कि 35 रुपये में पेट्रोल नई सरकार आएगी यानी बीजेपी की सरकार आएगी तो आप खरीद पाएंगे, आप कहते थे 300 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा, आप कहते थे महंगाई कम हो जाएगी, आप कहते थे काला धन वापस आ जाएगा, तो इस पर अब क्यों नहीं कुछ कहते हैं? और अब कहाँ आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो आप क्यों बचने की कोशिश करते हैं? तो क्या कुछ कहा था रामदेव ने, आइए ज़रा सुन लेते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं। ये तपिश यहाँ भी है, ये आग यहाँ भी है, ये आग वहाँ भी है, वहाँ की आग ज़्यादा है, वहाँ की चिंगारी यहाँ तक अगर आ गई तो क्या कुछ होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले रामदेव को सुनते हैं। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछो उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य करना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने भाई विश्वास किया। मैं नहीं दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल। तो ये बाबा जी, स्वामी जी, रामदेव जी, ये उनके बयान हैं, उनके वक्तव्य हैं, आप सब अच्छी तरह से सुन रहे थे और ये कल भी हमने सुनाए थे इसी कार्यक्रम में, आप लोगों ने सुना। इससे इतर एक बयान और सुनाना चाहता हूं, वो बयान आज का है। राहुल गांधी आज कर्नाटक में हैं और कर्नाटक में अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कुछ और भी थे जो सुनने के लिए आए थे, किसी कॉलेज में भी उनका शायद एक कार्यक्रम था। तो क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी देश की स्थिति पर, आइए ज़रा वो भी सुन लेते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीलंका की बात कर रहे हैं, अभी हमने श्रीलंका से ही शुरुआत की है और आप टैगलाइन में देख भी रहे होंगे कि कहीं भारत की हालत भी श्रीलंका की तरह ना हो जाए, ये हम एक्सक्लेमेशन के साथ में, विस्मयादिबोधक के चिन्ह के साथ में ये लिख रहे हैं। तो क्यों लिख रहे हैं और यही समझने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं कर्नाटक बेंगलुरु से। जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने का, और फिर इस लड़ाई के बीच बीजेपी पूरे के पूरे रिसोर्सेस चुने हुए लोगों को पकड़ा देती है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी जो सच्चे मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उनको उठाने की है। हमारी जिम्मेदारी रोजगार की बात करने की है। हमारी जिम्मेदारी इकोनॉमी को ठीक करने की है। हमारी जिम्मेदारी देश के जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जात हैं, इनको एक साथ लाने का काम है। यह कांग्रेस पार्टी करती है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। उनका काम तोड़ने का है, नफरत फैलाने का है। हमारा काम जोड़ने का है, सबको एक साथ लाने का है। देश के जो हालात हैं उस पर अपनी राय रख रहे हैं राहुल गांधी। इससे इतर अब चलते हैं, थोड़ा श्रीलंका की बात करते हैं और श्रीलंका पर चले उससे पहले आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी भी जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं। श्रीलंका की जो स्थिति है इस वक्त, कल रात को श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर पर काफ़ी एक बड़ा जो वहाँ बड़ी जो संख्या है, जनसंख्या है, वो वहाँ पहुँची और अपनी मांगों को लेकर के, और देश में वहाँ हाहाकार मचा हुआ है उस पर। लेकिन
बहुत कम चर्चा हिंदुस्तान में हो पा रही है श्रीलंका को लेकर के, और बहुत लोग जो हैं श्रीलंका से जो तमिल हैं खासकर, वो वापस भी आ रहे हैं। हमारे मतलब जो तमिलनाडु और केरल और बाकी जो दक्षिणी प्रांत के लोग वहाँ बसे हुए हैं वो वापस भी आ रहे हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले पुष्परंजन जी आपके पास ही आना चाहूँगा। पुष्परंजन जी, जो हालात अभी हैं हम देख रहे हैं, और उससे हम भारत के लोग क्यों डरें, मैं डरना वर्ड यूज कर रहा हूं, क्यों डरें, पहले थोड़ा सा आप वहां क्या कुछ चल रहा है वो बताइए। देखिए, कल रात से तो पहली बार नहीं हुआ कि राष्ट्रपति निवास का घेराव हुआ है, उसके और पहले 1 हफ्ता और पहले निवास का घेराव हुआ था। तो जैसे तैसे मना के लोगों को हटाया गया था कि हम समस्याओं का निदान करेंगे। मतलब मेनली पेट्रोल सप्लाई, गाँव में जो भी उर्वरक की सप्लाई, क्योंकि ये सीज़न जो है खेती का सीजन है और अगले महीने तक खेत को तैयार करना होता है, तो उसके लिए भी लोगों को खाद नहीं मिल रहा है समय पे। तो गांव भी उद्वेलित है, किरासन नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पे है। 100 रुपये का 1 कप चाय और उसके अलावा 500 रुपये किलो चावल श्रीलंका की मुद्रा में। पेट्रोल अलबत्ता वहाँ के हिसाब से बहुत महंगी पेट्रोल है, 65 रुपये कुछ पैसे आज का रेट है। भारत के हिसाब से बहुत उससे कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ तबाही मची हुई है पेट्रोलियम से लेके हर चीज़। मतलब कि कल इसलिए लोगों ने वहाँ पर घेराव किया कि 18 घंटे तक शट डाउन था, बिल्कुल बिजली नहीं थी। लोग निकल पड़े सड़क पे। विपक्ष का कोई नेता ऐसा चेहरा नहीं है जो लीड कर रहा हो लोगों को। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है और सोशल मीडिया की वजह से लोग सबसे ज़्यादा सड़कों पे उतर आए और घेर लिया राष्ट्रपति भवन को। सुबह ठीक 7:30 बजे श्रीलंका मेन कोलंबो के 3 हिस्सों में कर्फ्यू की घोषणा हो गई, और उसके अलावा 1-2 और इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव इलाके जिनको माना जाता था, वहाँ भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू अब तक है। जब हम प्रोग्राम में बैठे हुए थे कल भी, जब हम श्रीलंका की चर्चा कर रहे थे, उस समय राष्ट्रपति भवन का घेराव हो चुका था। मगर कोई चेहरा ऐसा जो कि उसको लीड कर रहा हो, 10 विपक्ष के 10 पार्टियां संसद में हैं, बावजूद उसके लीड नहीं करने वाली स्थिति है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लोग ही सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार को घेरे हुए हैं। जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो गायब है वहाँ से, और राष्ट्रपति भवन में भी राष्ट्रपति नहीं है वहाँ पर, कहीं और किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ उनको ट्रेस नहीं किया जाता है सिवा राजपक्षे परिवार के। और राजपक्षे परिवार के जितने नाम आपने गिनाए कि जो कुनबा सत्ता में है, कृषि मंत्री से लेके गृह मंत्री और तमाम मंत्री, वित्त मंत्री तक, वो कोई भी पब्लिक को एड्रेस करने के लिए पिछले 24 घंटे से तैयार नहीं है। ये स्थिति है राजीव जी। जी, तो श्रीलंका की क्या स्थिति है ये बता रहे थे पुष्परंजन जी, लेकिन श्रीलंका की जो स्थिति है उससे हम क्यों चेतें, क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे देश पर। श्रीलंका में जितना सोना था, आखिरी जो बचा हुआ था वो लगभग 6.25 टन, 6.69 टन सोना वहाँ बचा हुआ था, जिसमें से 3.5 टन सोना बेचा जा चुका है। अब लगभग 3.5 टन कहें या 3 टन कहें, उतना ही सोना बचा हुआ है। हालत बहुत गंभीर है श्रीलंका की। जी, थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा। देखिए, इस समय जो सारी इकोनॉमी को ठीक ठाक संभाल रहे हैं, वो सेंट्रल बैंक है वहाँ का, और जो वहाँ पर रिजर्व है इनका, उसकी सुविधा, मतलब सेंट्रल बैंक उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं ठीक से कर। 1 हफ्ते का उनके पास टोटल, मतलब कि केवल $40 करोड़ फॉरेन रिजर्व उस समय है, जो केवल 1 हफ्ते के लिए काफ़ी है। और उसमें भी 1.6 बिलियन UN की सुविधा पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने दे रखा है। भारत से मदद के लिए वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं बाजिल राजपक्षे, वो 16 मार्च 2022 को दिल्ली आए हुए थे, और उन्हें 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का पीएम मोदी ने उनको अनुशंसा की थी। जी। अब तक भारत ने जो मदद की है वो $1.4 बिलियन और $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्लस 400 मिलियन करेंसी स्वैप, ये 3 बड़ी मदद 6-8 महीने में की गई है। जी राजू जी। लेकिन यहाँ चर्चा जो है वो हम थोड़ा उसके इम्पैक्ट की करने जा रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट हमारे देश पर क्या है। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, आप किस रूप में देखते हैं इसका इम्पैक्ट अपने देश पे? जी राजीव जी, ये महंगाई जो है इसको 2 तरीके से देखा जा रहा है, खास करके श्रीलंका जो है इसको देखते हुए। एक तो ये है कि क्या आने वाले समय में
हमारे देश में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। जैसे कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला, क्या महंगाई भी कोरोना का संक्रमण बन करके पूरी दुनिया में फैलने जा रहा है? और हमारे देश में थोड़े देर के अंतराल में आया, कुछ समय के अंतराल में आया, तो महंगाई का वो इम्पैक्ट भी क्या कुछ अंतराल में आएगा? ये सवाल जो आप भी उठा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा पहलू ये है, उसको इस रूप में दिखाया जा रहा है कि हमारे देश का नेतृत्व इतना दमदार है कि देखो श्रीलंका में तो 100 रुपए चाय मिल रही है, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। ये दो नैरेटिव्स हैं। अब इसमें हमें देखना है और हमें समझना है कि हम कहाँ खड़े हैं और कैसे बातें बढ़े। ये दोनों महत्वपूर्ण बात है। महंगाई पर विपक्ष आंदोलन करने के लिए उतरा है, कांग्रेस भी उतरी है, राहुल गांधी भी आपने तस्वीर देखी होगी। लेकिन मैं एक बात मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने जो नारा दिया है कि महंगाई मुक्त भारत, ये समझ परे है कि कोई कभी क्या पहले अतीत में महंगाई मुक्त भारत हुआ, या फिर कभी वर्तमान में या भविष्य में हो सकता है क्या? प्रैक्टिकल बात है क्या? ये पूरे कैंपेन का जो स्लोगन है वही विश्वसनीय नहीं है। हम अब तक क्या नारा देते रहे, जो भी अतीत में देते रहे, वो नारा रहता है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोको, दाम बांधो, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। इसी तरह से तुकबंदी बना करके होता रहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। महंगाई को नियंत्रित करने की बात की जाती रही। महंगाई को आप महंगाई मुक्त भारत बना देंगे तो ये तो आप कर ही नहीं सकते। तो आपके इस झूठे नारे के साथ जनता कैसे जुड़ेगी? सीधी सी बात। तो यही कारण है कि आप देख रहे पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं है इस महंगाई के विरोध में, क्योंकि पब्लिक के बीच में आप बात करेंगे, चुनाव के दौरान भी आपने देखा, चुनाव जनता के ये एक बात बोलती है कि महंगाई कब नहीं बढ़ी, यानी महंगाई तो हमेशा बढ़ने वाली चीज है। तो यहाँ पर चीजों को समझाने की जरूरत है कि पहले जो महंगाई बढ़ती थी और आज जो महंगाई बढ़ रही है उसमें क्या फर्क है। इसको अगर विपक्ष नहीं समझा पाएगा तो जनता ये समझ बैठी हुई है, बड़ा सत्ताधारी दल बढ़िया से समझा रहा है कि महंगाई कब नहीं बढ़ी थी, आज भी बढ़ रही है। तो महंगाई देखिए 137 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते, जैसे चुनाव खत्म होता है उसके दाम बढ़ने लगते हैं, आपको गैस के दाम बढ़ने लगते हैं और बाकी तेजी से महंगाई की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। और हम आशंकित हैं कि कहीं हम श्रीलंका वाली स्थिति में न पहुंच जाए। ये यानी ये आम दिनों में बढ़ने वाली महंगाई नहीं है, इस बात को हमें भी समझना है और हमें समझाना भी है। अगर हम कहेंगे हम महंगाई मुक्त भारत करने जा रहे हैं तो ये धोखा है। कांग्रेस नेतृत्व इस नारे पर पुनर्विचार करे, ये नारा सही नहीं है, फैक्चुअली गलत है। जी सवाल तो यहाँ ये है कि कांग्रेस की सरकार ही नहीं है अभी इस वक्त, तो कांग्रेस महंगाई मुक्त की बात कैसे कर सकती है? एक बड़ा सवाल है जो आप कह रहे हैं। और आपकी बातों को ही आगे बढ़ाते हुए कि महंगाई मुक्त, हाँ महंगाई से मुक्ति मिलनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं। जब महंगाई की चर्चा यहाँ निकल गई है और ऐसे भी निकलेगी क्योंकि श्रीलंका से अगर जोड़ेंगे तब भी महंगाई, और जब हम यहाँ केंद्र में यहाँ देखते हैं, हिंदुस्तान में देखते हैं, तो महंगाई को लेकर के दो अलग अलग बातें हैं। एक बात यह है, सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय हालत ऐसी है, विदेशों से लेकर के अपने देश तक हर जगह महंगाई का आलम है, उसमें रूस और यूक्रेन वार भी है, उसमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी खराब दिखाई दे रही है, चाहे श्रीलंका की हालत हम देख रहे हैं, उसके अलावा अमेरिका में भी महंगाई बढ़ गई है, तो उधर ब्रिटेन में भी महंगाई बढ़ गई है। ये तमाम बातों को रखते हैं सामने, सरकार रखती है जो वर्तमान सरकार है, और कहती है इसीलिए हम लोग, और फिर पेट्रोल डीजल की बात आती है। दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ जो विपक्ष का हल्ला बोल है, विपक्ष में भी कांग्रेस जो सप्ताह भर का मतलब 31 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक महंगाई के खिलाफ जो हल्ला बोल कर रही है कांग्रेस, अभी भी वो जारी है, उसमें यही है कि आप महंगाई को रोकिए। लेकिन सही बोल कौन रहा है? सरकार जो कह रही है क्या वो सही है, या जो विपक्ष का कहना है कि नहीं जी जो भी है आप महंगाई रोकिए? तो बोल जनता तो ये चाहेगी ना जानना। पहली बात तो ये है, जेब ढीली तो जनता की हो रही है, तो महंगाई को लेकर के जो बात है वो क्या सही रूप में सामने आ रही है?
ये सबसे बड़ा, ये बड़ा सवाल। इसलिए आपसे जानना चाहता हूं कि तब फिर श्रीलंका पे हम एक बार बीच बीच में जाते रहेंगे, इसलिए श्रीलंका यहां पर चूंकि केंद्र बिंदु है और समझना जरूरी भी है कि सब कुछ आप बेच रहे हैं अपना, आप जो रिजर्व सोना का भंडार था वो आपका चला गया, और उसके अलावा डॉलर विदेशी फॉरेक्स जो आपका है वो भी जा रहा है। हालांकि हमारे यहां भी जबरदस्त गिरावट है फॉरेक्स में, उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये महंगाई पर दो बोल सरकार और विपक्ष, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सरकार तो पूरे मामले को एक गलत पैटर्न पे गलत ढंग से समझा रही है, और ये अभी से नहीं समझा रही है। ये सरकार आर्थिक मामलों पर शुरुआत से फैल रही है और इनको हमेशा बहानों की दरकार रहती है। मैं अभी बता रहा हूं कि देखिए बहाने कहां से चलते थे। जब कोरोना नहीं था उसके पहले की स्थिति पे आते हैं हम लोग, यानी कि देखिए भारत में जो अर्थव्यवस्था की गड़बड़ी पैदा हुई वो पहली गड़बड़ी नोटबंदी से पैदा हुई और दूसरी गड़बड़ी जीएसटी से पैदा हुई, जो इन्होंने जीएसटी जबरन लाके गलत ढंग से जीएसटी सौंपा। और वही कारण है कि हम लोग अगर देखें कोरोना काल से पहले ही इसी सरकार में, मैं तो इस सरकार के प्रतिनिधियों को लगातार बोलता हूं कि आपके 2016-17 के प्रथम तिमाही में, फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट था वो था 9.2% का ग्रोथ रेट था। लेकिन जब आप उस समय नोटबंदी लेके आते हैं तो वो आपका पूरे साल का गिर के वो 8.2% हो जाता है। नोटबंदी का इफेक्ट उसी समय पड़ते हैं और उसके बाद फिर अगले साल आप जीएसटी लेके आ जाते हैं, और कोरोना काल से पहले ही आपकी इकोनॉमी गिरते हुए 3.2% पे आ जाती है। तब सरकार के नुमाइंदे उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय बहानाबाजी करते थे, कहते थे कि चीन अमेरिका में ट्रेड वार हो गया इसलिए भारत जो है कुछ ट्रेड वार में पिस रहा है। चीन अमेरिका का ट्रेड वार का बहाना था। लेकिन भारत उस समय, हम लोग लगातार, मैं लिख भी रहा था, बोल भी रहा था, कम से कम 57 ऐसे उत्पाद इस जमाने में भी थे जो कि चीन अमेरिका के ट्रेड वार के कारण हम लोग आसानी से उसको चीन भेज सकते थे, और कई सारे देशों ने उस ट्रेड वार का लाभ लिया। वियतनाम सरीखे कई सारे देश रहे। बगल में बांग्लादेश का उदाहरण कभी भी भारतीय परिचर्चा में हम लोग लाते हैं तो फिर उसमें जो है कि सत्तारूढ़ पार्टी उसको गलत ढंग से पेश करती है, तो छोटा सा देश है उससे कैसे आप तुलना कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से तुलना करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बांग्लादेश से तुलना करने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो आपको शूट नहीं करता है। तो एक बहानाबाजी वहां पे देख लीजिए। दूसरी बहानाबाजी इनकी चलती है कि भाई कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी से पहले ही आपकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी। और तीसरी बहानाबाजी है भाई यूक्रेन के मामले को लेके। देखिए, कांग्रेस अगर कह रही है कि हमको महंगाई मुक्त भारत चाहिए तो सही है, विपक्ष का ये मांग एक सही मांग है। महंगाई मुक्ति का मतलब क्या है? देखिए, एवरेज हम लोग इकोनॉमी में मान के चलते हैं कि 2% 3% के आसपास का जो इन्फ्लेशन का रेट है वो स्वीकार्य दर है। वो इससे ऊपर का जो हम लोग जो खुदरा महंगाई दर है उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते उसको। अभी तो आप अगर एक तो सरकार के जो आंकड़े होते हैं वो कितने मैनिपुलेटेड होते हैं, और इस समय सरकार के खुद जो आंकड़े हैं वो 6% को क्रॉस कर रहा है। जो आरबीआई ने पहले 5% का एक तरह से एक उसने दिया था कि 5% के भीतर ही खुदरा महंगाई दर होना चाहिए, वो लगातार क्रॉस करते हुए 6% जा रहा है, नंबर 1। और ये तब जा रहे थे जबकि डीजल पेट्रोल के मूल्यों में 4 नवंबर के बाद से वृद्धि नहीं हो रही थी। तो बिना डीजल पेट्रोल के वृद्धि के भी भारत में महंगाई लगातार अनकंट्रोल हालत में थी, नंबर 1। नंबर 2 कि आपका खुदरा जो थोक महंगाई दर है वो आपका डबल डिजिट में कितने महीने से लगातार बना हुआ है। और अगर हम लोग समझे सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तो प्राय जो हमारा थोक महंगाई दर होता था वो खुदरा महंगाई दर से कम होता था। तो यहां तक अर्थव्यवस्था में इतनी भारी गड़बड़ी है राजीव जी कि अर्थशास्त्र के कई सारे कॉन्सेप्ट भी भारत में टूटते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहानेबाजी की स्थितियां, और ये बहानेबाजी की स्थितियां क्यों आ रही है मैं एक लाइन में समझा रहा हूं। और ये आज देखिए, भारत श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है। श्रीलंका आज एक दिन में श्रीलंका नहीं बना है। इसके पृष्ठभूमि में फिर हम लोग को पहले जाना पड़ेगा, कोरोना काल से पहले हमारे अर्थव्यवस्था में जो सारी समस्याएं थी वो समस्या थी डिमांड की तरफ, यानी लोगों के परचेजिंग पावर कैपेसिटी घट रही थी, यानी बेरोजगारी भी घट रही थी, लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं थे। और सरकार कहां पे मदद कर रही थी? याद होगा कि सरकार ने जब पहली बार आरबीआई से इमरजेंसी फंड जो इन्होंने लिया 1,76,000 करोड़ रुपया, उसमें से 1,45,000 करोड़ रुपया सीधे सीधे इन्होंने जो है वो उद्योगपतियों को बांट दिया। ये कहते हुए बांट दिया कि भाई एक तरह से इससे कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, जबकि उस दौर में जो अर्थव्यवस्था में समस्या थी वो डिमांड की तरफ थी। लेकिन आप सारा चीज झोंक रहे थे सप्लाई साइड में। तो अगर उसके तुलना में लोगों को अगर उसका राहत दिया जाता, इनकम टैक्स में रिबेट दिया जाता, जनता को एक तरह से निचले स्तर पर आप कुछ लाभ सुविधा देते तो आपके यहाँ रोजगार का सृजन भी होता, तमाम तरह की चीजें भी होती है, ये दिखते नहीं आती। कांग्रेस को महंगाई के बारे में बोलने का पूरा नैतिक अधिकार है, और वो क्यों है नैतिक अधिकार मैं बता देता हूं।
जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे $140 प्रति बैरल की कीमतें थी, तब भी भारत में जो कि अभी तो एक तरह से आज के समय में अगर हम लोग देखें तो $112 प्रति बैरल अभी इस समय यूक्रेन रूस के युद्ध जो चल रही है अभी, उसके बावजूद भी तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $112-110 के आसपास है अभी। कांग्रेस ने $140 प्रति बैरल के समय में भी लोगों को कम से कम डीजल और पेट्रोल के दाम चुभने नहीं दिए। उस समय वो 60-70 के आसपास के रेशियो पर उस ब्रैकेट को बरकरार रखा इन्होंने। तो इस सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी और इसमें विफलता देखिए। एक तो आप सप्लाई साइड पे आप जोर देकर जबरन अपने आप उद्योगपतियों को लाभ दे रहे थे। आप इस साल के बजट को भी देखिए, सरकार कहां पे घटा रही है, कहां पे इनको छूट देना चाहिए सामान्य लोगों को, जिससे कि लोग किसी तरह से उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती, लेकिन सरकार ने कारपोरेट टैक्स में छूट दे दिया। तो फिर सरकार का अभी तक यानी कि 2017-18 के समय से लेके अब तक सरकार का बल कहीं कहीं सप्लाई साइड पे, कारपोरेट पक्ष पे, और ये जो गलत नीति है वो हम लोगों को श्रीलंका की तरफ ले जा रही है। राहुल जी आऊंगा एक लाइन, राजीव जी, एक मिनट राजीव जी खाली एक लाइन में बोल रहा हूं कि देखिए, आज आप रूस से तेल खरीदने के लिए तैयार हैं। मैं कह रहा हूं कि जब भारत सरकार की घोषित नीति थी कि हम लोग जो भी प्रतिबंध मानेंगे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिबंध मानेंगे। जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया तो आपने ईरान से तेल खरीदना क्यों बंद कर दिया? जब ईरान आपको सस्ते दर पे तेल दे रहा था, तमाम तरह के वो परिवहन के मामले में भी एशियाई प्रीमियम चार्ज भी नहीं लगा रहा था। तो भारत में जो महंगाई है, मैं कहना चाह रहा हूं, एक तो सरकार के गलत आर्थिक नीति और गलत विदेश नीति के कारण ये दोहरे प्रभाव है हमारे महंगाई के। फिर आगे के चरण में और विस्तार से रखूंगा चीजों। महंगाई की बात, और लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कारण है कि महंगाई जो है वो अभी बीते 10 चुनाव में, 10 चुनाव कह रहा हूं, 5 चुनाव अभी और इससे पहले भी 5 चुनाव जिसमें वेस्ट बंगाल भी था, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं बना? आखिर क्यों? जा रही है? नहीं आ रही है। याजी जी, ये मुद्दा नहीं बना। हालांकि महंगाई मुद्दा था, ऐसा नहीं कह सकते कि महंगाई मुद्दा नहीं था। महंगाई जो था वो जीत हार जो था वो उसका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बना। जब मेरी आ रही है उधर जी, मेरी आ रही है इधर, तो मुझे आ रही है आपकी आवाज? आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। आई मेरी आवाज उधर, आपकी आवाज जी को रिकनेक्ट कीजिए। तब तक राजेश बादल जी के पास आना चाहता हूं। बादल जी, आप सबकी बात सुन रहे थे। महंगाई मुद्दा हमारे यहाँ है, लेकिन इसी महंगाई ने श्रीलंका की हालत खराब कर रखी है। इतनी खराब हो गई कि सोना से लेकर डॉलर तक सब कुछ साफ, कहीं कुछ नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं। अगर आप एक कप चाय लेने जाएं तो श्रीलंकन रुपए में 100 रुपए में एक कप चाय, 2000 रुपए में 1 लीटर दूध, 500 रुपए में, ये रुपए श्रीलंकन और श्रीलंकन रुपए और भारतीय रुपए का अंतर मैं बता दे रहा हूं। 1 रुपया जो भारत का है आज की तारीख में 3.94 यानी लगभग 4 रुपए श्रीलंका के बराबर है। तो इसका मतलब 4 गुना कह लें। हमारे यहाँ का 25 रुपया, वहाँ का 100 रुपया। तो उस हिसाब से भी अगर 500 रुपए किलो चावल, 2000 रुपए लीटर दूध, और उसके अलावा ये इतना है वो नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है, बच्चे स्कूल में जा नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बंद, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजपक्षे परिवार जो है वो पूरा का पूरा 70% कब्जा कर रखा है। तो श्रीलंका की ये हालत है। उससे इतर चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, हम पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार रहेगी कि जाएगी, और वहां पर उनके विरोधी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका इंटरव्यू खूब देख रहे हैं अपने चैनल्स पर, अपने यहाँ के हिंदुस्तान के चैनल्स पर। लेकिन हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, 10 चुनाव बीत गए, महंगाई कोई मुद्दा नहीं। उससे पहले भी 2019 के चुनाव में भी देखिए, क्योंकि जब अभी हमारे साथी राहुल लाल जी बात कर रहे थे, बता रहे थे नोटबंदी के बाद जीएसटी, उसके बाद कोरोना काल, ये तमाम एरा में हमने देखा। अगर जीडीपी की बात ही हम करें तो नोटबंदी के समय का आंकड़ा, नोटबंदी के बाद का आंकड़ा, जीएसटी आने के बाद का आंकड़ा, फिर कोरोना काल आने के बाद जो -7.3% तक चले गए हम लोग, उसके बाद ऊपर उठ के आए 21-22 में जो 9.2 था। अब इस बार अनुमान वो भी घटते हुए क्रम में लगाया गया है, 8 से 8.5 तक रह सकता है। ये हमारे यहाँ का इकोनॉमिक सर्वे जो है अभी हुआ आया है, उसकी रिपोर्ट में बता रहा हूं, दूसरों की बात नहीं कर रहा।
किस रूप में आप पूरा का पूरा देखते हैं इस मसले को, और कैसे भारत को डरने, सहमने, सचेत रहने की जरूरत है? देखिए राजीव जी, श्रीलंका का जो आज का दौर चल रहा है, वाकई में श्रीलंका के इतिहास का बहुत ही खराब दौर चल रहा है। और चूंकि श्रीलंका और भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासतें समान हैं, एक जैसी हैं, तो इसलिए वहां पर जो भी कोई घटनाक्रम होता है, मानसिक तौर पर और कई मायने में और भी कई मोर्चों पर भारत पर उसका असर पड़ना एकदम स्वाभाविक है। हमने देखा है बीते 40-45 वर्षों में, जब वहां तमिल समस्या थी और लिट्टे का जोर था, तब भी भारत पर उसका असर पड़ता था। यहाँ की राजनीति उससे प्रभावित होती थी, तमिलनाडु की राजनीति प्रभावित होती थी और तमिलनाडु के आधार पे केंद्र की राजनीति प्रभावित होती थी। तो आज का जो श्रीलंका है, जो इस समय स्थिति है, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि जो है उसका 100% असर भारत पर तुरंत पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आज श्रीलंका का संकट है, आज का जो संकट है, उसके लिए दरअसल श्रीलंका खुद जिम्मेदार है। और श्रीलंका जिम्मेदार इसलिए है कि आपको याद होगा कि चीन को 99 साल का हम्बनटोटा बंदरगाह महिंद्रा राजपक्षे ने और उनके परिवार ने उनको जब सत्ता में थे, राष्ट्रपति थे, तब दे दिया था। चीन के बैंकों में और श्रीलंका में जो चीनी मुद्रा बैंक हैं, वो उनमें श्रीलंका के सरकारी खजाने का जो पैसा है बड़ी तादाद में है। और चीन 2 वर्षों से, लगातार 2 वर्षों से इनके बीच में जो कर्ज है, करीब करीब आपको याद होगा 10 अरब डॉलर का कर्ज है, और चीन अपने इस कर्ज के तकाजे के लिए बार बार दबाव बढ़ा रहा है। और दबाव जब बढ़ाता है चीन, तो उसका अर्थ यह है कि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीलंका का जो कर्ज का जो जाल है, चाहे नेपाल के साथ हो, चाहे श्रीलंका के साथ में हो, चाहे पाकिस्तान के साथ में हो, जिन देशों के साथ है, उसके कर्ज की शर्तें वो कभी उजागर नहीं करते। कोई नहीं जानता कि किन शर्तों पर चीन श्रीलंका को कर्ज देता है। अब हुआ ये कि पिछले 1-1.5 वर्षों में जब चीन की कर्ज की किश्त नहीं चुका पाया श्रीलंका, तो उन्होंने जो उनकी चीनी शर्तें हैं, उसमें कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जिसमें वो चीन श्रीलंका की जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है, वो उसमें सेंध लगाते रहे और श्रीलंका को ना चाहते हुए भी कर्ज का ये हिस्सा चुकाना पड़ा। इसका कारण एक और भी है कि महिंद्रा राजपक्षे परिवार चीन से बहुत उपकृत है, और जब श्रीलंका के चुनाव हुए थे तो राजपक्षे को भारी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने आर्थिक सहायता दी थी और चुनाव में उन्होंने हेल्प की थी। लेकिन जब आपको याद होगा कि हमने सिविल हम्बनटोटा का एक जो कुछ हिस्सा, बंदरगाह तो चीन ने ले लिया था, लेकिन फिर जो विमानतल का है और उसके बाद कुछ और भी हमारे बड़े समझौते हुए, तो चीन इससे खफा है। और चीन के खफा होने के कारण श्रीलंका का एक बड़ा कारण आज की दुर्गति का जो है वो चीन है। भारत उसे उबारने की कोशिश में है, लेकिन देखिए इतनी खराब हालत हो गई है कि भारत कहां तक उसे उबार पाएगा, क्योंकि भारत की अपनी आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब यहां से मैं भारत की भूमिका पे बात आता हूं कि देखिए, अभी राहुल जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, बात हुई कि पिछले 7-8 वर्षों से, मतलब यानी मैं साफ कहूं कि यूपीए सरकार ने जहां देश को छोड़ा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जहां देश को छोड़ा था, वहां से आप कई वर्षों तक निर्यात के आंकड़े देख लीजिए, आप विदेशी मुद्रा के भंडार का समीकरण देख लीजिए, आप औद्योगिक उत्पादन देख लीजिए। लगातार गलत फैसले होने से जब आपकी प्राथमिकताएं आर्थिक मोर्चे पर, औद्योगिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर प्राथमिकताएं गड्ढमड्ढ हो जाती हैं, तो देश को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे जीएसटी वाला मामला हुआ। आज देखिए प्रदेशों के हाल, हर प्रदेश कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। अगर आप प्रदेशों का अपना कर्ज देख लें तो आपके होश उड़ जाएंगे कि भारत सरकार के कर्ज का तो आप देख ही लीजिए वो क्या हाल हो रहा है। तो आप पहली बार रिजर्व बैंक से करीब 2.25 लाख करोड़ लेते हैं, और जैसा कि राहुल जी की बात में बिल्कुल दम है कि आप पूंजीपतियों के लिए जो है सरकार चला रहे हैं या इस देश के आम आदमी के लिए।
आपके पास अंडरगारमेंट पहनने के लिए पैसे नहीं हैं और आप टाई खरीद रहे हैं, आप कोट खरीद रहे हैं। ये बहुत बोलचाल की भाषा में अगर कहूं कि आपकी प्राथमिकताएं गलत हैं, और प्राथमिकताओं का ये जो गलत होने के कारण जब कोरोना जैसी असाधारण आपातकाल जैसी स्थिति आती है तब होश उड़ जाते हैं। और उस दौर में जब जो उसके पोस्ट कोरोना जो पीरियड आया है, अब हम देख रहे हैं कि उसमें ना तो देखिए बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार के पास कोई एक्शन प्लान है, ना आपके पास औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने का कोई बहुत एक्शन प्लान है। कुछ थोड़ा सा एक विदेशी हमारा निर्यात बढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन जो हमारी परंपरा रही है उसके मुताबिक काम तो नहीं हो रहा है। यूक्रेन और रूस की जंग के चलते हमारे गेहूं निर्यात की संभावनाएं तो बढ़ गई हैं, हम बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन जो ईरान का जिक्र अभी किया, देखिए हमने 40 साल फसल तैयार की जो चाबहार एयरपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि हम अफगानिस्तान और ईरान के जरिए और मध्य पूर्व के देशों के लिए जो अपना निर्यात बढ़ाना चाहते थे वो हमने अमेरिका के दबाव में निपटा दिया। हमने तेल लेना बंद कर दिया। चाबहार जो हमने बनाया था, हमारे बनाए बंदरगाह से हम अब व्यापार नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से, पाकिस्तान में ग्वादर के मुकाबले जो हमने किया था। तो हमारी जो नीतियों में विसंगतियां रही हैं कि एक तरफ हमने ईरान जो हमारा हमेशा से शुभचिंतक रहा है उसको हमने नाराज किया, आड़े वक्त पे काम नहीं आए। और एक दौर तो ऐसा भी आया था, ये तो ईरान के कारण हमारी आंखें खुल गईं, अन्यथा हो सकता है कि हम अमेरिका की गोद में आज भी खड़े होते और रूस का साथ नहीं देते। उस जो आड़े वक्त में आपके साथ रहा है, आर्थिक प्रगति में साथ रहा, सामरिक प्रगति में साथ रहा है, रक्षात्मक प्रगति में साथ रहा है, वो भी एक अपना एक अलग उसका इतिहास है। तो जब किसी देश की आर्थिक स्थिति बनती है तो इन समग्र स्थितियों का हमको जिक्र करना पड़ता है। आप जीएसटी की बात ले लें, आप नोटबंदी की बात ले लें, आप पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात ले लें, आप कोई भी यहां जब नोटबंदी हुई, आपको राजीव जी बताना चाहूंगा कि यहां जितने वर्ल्ड में टॉप क्लास एक्सपोर्टर थे कपड़े के, वो सारे बांग्लादेश चले गए और बांग्लादेश ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी। हम क्यों नहीं ऐसा कर पाए? हमें अचानक एक पागल कुत्ता काटता है, हम नोटबंदी का फैसला कर लेते हैं, हमारे यहाँ की यूनिट बांग्लादेश चली जाती है। तो ये मैं तो वो बता रहा हूं जो बड़ा बड़ा मामला आया है। एक बात अब अंत में फिर, क्योंकि दूसरे चरण में भी आना होगा, कि राहुल गांधी ने जो बात उठाई है महंगाई मुक्त भारत की। देखिए महंगाई, ये तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो भी ये जानते होंगे कि महंगाई मुक्त भारत नहीं हो सकता। लेकिन महंगाई मुक्त भारत की अगर कोई नेता, इतना बड़ा शिखर नेता पार्टी का बात करता है तो उसके अंदर ये है कि देखिए महंगाई का बढ़ना तो आप रोक नहीं सकते, विकास का जो समानुपाती महंगाई का बढ़ना भी होता है। विकास अगर होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन उसके मुकाबले कोई भी जनहित लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी और दायित्व यह होता है कि वो अपने लोगों की समृद्धि भी बढ़ाए। भाई जेब में पैसा बढ़ाइए ना, उनकी आमदनी बढ़ाइए, उनकी समृद्धि बढ़ाइए, उनको और तरह की रियायतें देकर के उनको, तो तब वो मुकाबला कर सकते हैं बढ़ी हुई महंगाई का। लेकिन आपने जेबों में चोरी कर ली, आपने पॉकेट मारी कर ली, आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, तो वो महंगाई एक बहुत ही बड़ा क्रूर और अमानवीय अत्याचार है। और मुझे बार बार कहने में इसमें कोई हिचक नहीं है कि इनकी आर्थिक और वित्तीय नीतियों में खोट है, जब अभी भी नहीं सुधरा है। थोड़ा सा आंशिक सुधार आप कह सकते हैं कि कुछ महीनों में रहा है, लेकिन अगर वो ऐसे ही रहे तो श्रीलंका, चलिए हमसे आकार में छोटा है, चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो बहुत सारी स्थितियां होती हैं, लेकिन श्रीलंका जैसे आए तो भी इस हाल में तो हम पहुंच जाएंगे कि जहां एक आम मध्यम वर्ग त्राहिमाम कर उठेगा। राजीव जी, बिल्कुल श्रीलंका जैसी स्थिति। लेकिन अब सेकेंड राउंड की बात हम कर रहे हैं और जहां से हमने शुरुआत की थी, पुष्परंजन जी, अगर भारत के आर्थिक और सामाजिक हालात पिछले दिनों जिसको थोड़ा टच भी कर रहे थे हमारे साथी राजेश बादल जी, जो आर्थिक हालात 7 साल में हम देख रहे हैं, सामाजिक हालात, ज़रा आप उस पर, इसलिए मैं चाहता हूं उस पर अपनी बात रखिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती हमारे देश में भी जो देश की हालत अच्छा होने और बिगड़ने।
दोनों पे भी अच्छी हालत हो कि बिगड़ रही हालत। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं श्रीलंका हमारे सामने, श्रीलंका का जिक्र यहाँ बार बार इसलिए ला रहा हूं क्योंकि श्रीलंका एक हमारे पास एग्जाम्पल है, जीता जाता ज्वलंत जिसको कहते हैं वो है, और आज नहीं संभले तो कल हमारी हालत भी वैसी हो सकती है। क्या कहेंगे आर्थिक और सामाजिक हालत जो हमारे यहाँ? राजीव जी, दो अलग अलग चीजें हैं, एक अर्थव्यवस्था, दूसरी महंगाई। जिस चीज को राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आपको महंगाई मुक्त भारत चाहिए, वो नैरेटिव थोड़ा सा लगता है कि दूर है। महंगाई मुक्त सरकार का नारा देना चाहिए। महंगाई मुक्त भारत तो हो नहीं सकता है, वो फेज वाइज अर्थतंत्र जो है वो कभी उससे मुक्ति नहीं दे सकता है। मैं थोड़ा इसमें जोड़ना चाहता हूं जी, हम उस नैरेटिव में न जा करके कि वो क्या नारा दे रहे हैं, क्योंकि प्रेम कुमार जी ने भी कहा था, मैं उस समय भी बोला था कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अभी सरकार में नहीं है, उनकी डिमांड है, वो चाहेंगे कि ये महंगाई मुक्त हो जाए, सब कुछ है। बात ये है कि, और जैसा भी राजेश बादल जी ने भी कही कि जैसे जैसे आप विकास करते हैं तो महंगाई भी बढ़ेगी, और जब दुनिया की हालत वैसी देखी जा रही है, चाहे अमेरिका हो पुष्परंजन जी, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे रूस हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे उधर नीचे देखें आप तो ऑस्ट्रेलिया हो, हर तरफ ये हालात बने हुए हैं, और वैसे में इसको रोका कैसे जाए, इस पर लगाम कैसे लगे। राहुल लाल जी जो अभी कह रहे थे कि $140 प्रति बैरल जो जब कीमत थी पेट्रोल डीजल की, हमारे यहाँ तेल की कीमत उस समय 60 से 70 रुपए में हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत थी, और आज जब 120 पे है, 112 पे है, 100 से नीचे है, तब हमारे यहाँ आप 120 पर लेके जा रहे हो। तो ये जो बैलेंस की बात है, इसको तो देखना होगा। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे। बात तो राजीव जी ये है, नियत की बात है। हाँ। अगर एक क्रूर सरकार हो और वो रह रहा है वैसे महल में रह रहा हो जिसका नाम केवल बदल दिया कि लोक कल्याणकारी मार्ग, आप 7 RCR के बदले में सिर्फ नाम पट्टिका बदल देने से कल्याण तो नहीं कर रहे हैं आप लूट रहे हैं दोनों हाथों से। जिस तरह से $140 बैरल अगर उस समय कांग्रेस शासन में था, और तब तेल का रेट आज उसी रेट पर श्रीलंका भी खरीद रहा है, तो कैसे भारतीय मुद्रा के हिसाब से 65 रुपये लीटर है तेल? ये प्रश्न तो कोई भी कर सकता है ना। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था और महंगाई दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए कह रहा हूं कि भारत उस तरह से लोन में नहीं डूबा हुआ, कर्ज से नहीं डूबा हुआ जिस तरह से श्रीलंका डूबा हुआ है। टोटल जो चीन से श्रीलंका का जो कर्ज है, सेंट्रल बैंक को मैं कोट कर रहा हूँ, श्रीलंकन सेंट्रल बैंक 2020 में श्रीलंकन सेंट्रल बैंक ने $3.5 बिलियन का चाइनीज कर्ज बताया था, जो बढ़ के एक साल के भीतर $1 अरब और बढ़ा है, यानी $4.5 अरब का कर्ज उस पर चीन का है। तो उस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हम्बनटोटा तो दिया उसने बहुत पहले, और अभी कोलंबो पोर्ट जो है वो भी चीन के हवाले करने की तैयारी हो रही थी। वित्त मंत्री जो वहां का है, मात्र 7वीं पास वित्त मंत्री बाजिल जो है राजपक्षे, वो अभी आए थे मोदी जी से मिलने और वहां से लाइन ऑफ क्रेडिट लेके गए $1 अरब का। लेकिन वित्त मंत्री को वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। सेंट्रल बैंक को एक नेता के हवाले कर दिया गया है। कल जो सड़क पे जो लोग उतरे थे और ये प्रतिपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं वो ये कि भाई सेंट्रल बैंक को नेताओं से मुक्त करो। आप नेता के हवाले क्यों कर दिया? आपको ब्यूरोक्रेट देना चाहिए, अर्थशास्त्री को देना चाहिए। वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है और राजनीति से आया हुआ व्यक्ति है, सांसद है, उसको आपने पूरे रिजर्व बैंक जो वहाँ का होता है, जो सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं, आपने उसके चार्ज में दे दिया है और सारी अर्थव्यवस्था धंस गई है। दूसरा, सरकार जो वहाँ पर नीतियाँ जो हैं, जैसे हमारे यहाँ नीतियाँ हैं, मैं उसी से कंपेयर कर रहा हूँ कि आपके पास पैसा अगर है भी तो अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा जिसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पैसे उड़ा रहे हैं, ऐसी जगहों पर पैसे उड़ा रहे हैं। और दानशील राजा कर्ण की तरह चीन देखिए, पैसे अगर श्रीलंका को दे रहा है तो साथ साथ बॉन्ड भरवा रहा है, उनकी ज़मीन भी अपने गिरवी रख रहा है। भारत लगातार उसके बराबर अब पैसे लाइन ऑफ क्रेडिट है, जो भी सुविधाएं दे रहा है श्रीलंका को, बिना किसी शर्त के दे रहा है। क्यों दे रहे हैं आप? टैक्स पेयर्स का पैसा है। आप किस वजह से दे रहे हैं ये हमें तो बताइए कम से कम, कि श्रीलंका को आप इतने दानवीर कर्ण होके नेपाल को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, जिसे जो चाहे आप दे रहे हैं बगैर किसी शर्त के। शर्त तो होनी चाहिए ना। चीन इस तरह से नहीं करता है। चीन का OBOR जो है वो पूरी शर्तों के फ्रेमवर्क में, उसने पाकिस्तान को जो कुछ भी दिया है उसमें शर्त भी आयत है।
इसी तरह से मैं यहाँ कह रहा हूँ, इनकी नीतियाँ शुरू से ही 1-1.5 साल पहले इन्होंने ऑर्गेनिक खाद का श्रीलंका ने पॉलिसी लगाई और बाध्य कर दिया कि लोग ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल करेंगे। करप्शन था उसमें भयानक, धंस गई अर्थव्यवस्था, उसके धंसने की सबसे बड़ी वजह थी ऑर्गेनिक खाद। श्रीलंका एयरफोर्स का जो चीफ है वो ऑर्गेनिक खाद बना रहा है वहाँ पर। ये बड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है राजीव जी अपने आप में कि एयरफोर्स जिसका काम कुछ और है वो वहाँ पर जैविक खाद की तैयारी कर रहा है। वो तमाम एयरफोर्स स्टेशन पे वो मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पर जैविक। वो विजुअल देख के मैं खुद हैरान था कि ये हो क्या रहा है वहाँ पर जी। 2-3 बार जाने का मौका मिला और महिंदा राजपक्षे का इंटरव्यू भी मैंने किया था। उस समय उस व्यक्ति का तेवर यही था कि हमको राष्ट्रवाद चलाना है और बौद्ध जो वहाँ पर धर्म के आधार पे जो वहाँ पर बोड़ो बल सेना है उनकी ताकत भी वहाँ पर धर्म और साथ साथ राष्ट्रवाद, इसके ताकत पे लोग सत्ता में आ गए थे। ये परिवार दोबारा से सत्ता में आया था। 2016 में जो वित्त मंत्री आज का जो इनका भाई है, सबसे छोटा भाई, 2016 में उसकी जमीनें कुर्क करने का ऑर्डर हुआ था कोर्ट से, श्रीलंका के कोर्ट से। वैसे करप्ट व्यक्ति को आपने वित्त मंत्री बना दिया चूंकि आपका भाई है। तो इस चक्रव्यूह में वहां की जनता पिस गई एक तरह से। जी राजीव जी। जी, श्रीलंका के हालात आप बता रहे हैं और साथ साथ क्यों हमें डरने और घबराने की जरूरत है। हमारे एक साथी ओम प्रकाश तिवारी जी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि आप लोग श्रीलंका की बात तो कर रहे हैं लेकिन आप बांग्लादेश और नेपाल की बात भी कीजिए। छोटा सा देश है लेकिन वो हमसे ज्यादा खुशहाल है। आखिर कैसे खुशहाल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और बहुत सही वाजिब सवाल आप कर रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। जी जी, नेपाल और बांग्लादेश आप बिल्कुल कह भी रहे हैं, राजेश बादल जी ने भी की। जी बिल्कुल। तो हमसे खुशहाल क्यों है, कैसे है, ये इस विषय में और वो आंकड़े बताते हैं। वो जो रैंकिंग है उस हिसाब से भी ऐसे नहीं है, रैंकिंग के हिसाब से भी वो हमसे ज़्यादा खुशहाल देशों में बांग्लादेश भी आता है। लेकिन प्रेम कुमार जी, जिस आर्थिक और सामाजिक पहलू की बात मैं कर रहा था, जो हमारे देश की जो स्थिति है उस स्थिति को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि जो परिस्थितियाँ दूसरे देशों में वो परिस्थितियाँ अपने यहाँ भी हो सकती हैं। हमको सबक तो लेना ही चाहिए ना, सीखना चाहिए। एक उदाहरण है श्रीलंका जो सामने है। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की आंधी की बात जो कर रहे थे अभी हमारे साथी पुष्परंजन जी की, राष्ट्रवाद, बौद्ध धर्म, बाकी चीजें, इन चीजों को एक अनपढ़ अनारी को अगर आप वित्त मंत्री बना दें या ऊपर किसी मंत्री पोर्टफोलियो दे दें तो परिस्थितियां क्या होती हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। तो वैसी ही स्थिति क्या हमारे यहाँ भी उत्पन्न हो सकती है? थोड़ा सा मैं इंटरजेक्ट करूंगा प्रेम कुमार जी, माफी चाहता हूं इसके लिए। देखिए वहां राष्ट्रवाद के धुर्रे उड़ गए और साथ साथ धर्म का भी। पब्लिक सड़क पे है, ये मैं कहना चाह रहा था। जी जी प्रेम कुमार जी। जी थोड़ा सा कंपैरेटिव बात करने से बातें समझ में आती हैं। पहले एक नारा चलता था, मोहे सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन मार जात है, बस इस तरह से चलता था। तो उसमें उस समय क्या था कि सैया तो कमा रहे हैं फिर भी महंगाई जो है हमको मार रही है, यानी बचत नहीं है, दिक्कत है, परेशानी है। ये नारा था। आज की स्थिति में मोरे सैया नौकरी से बाहर, उनका रोजगार छीन चुका है, अब वो कमात नहीं है और तब महंगाई को फेस करना, ये स्थिति पहले और अब की बनी है। तो इस वजह से महंगाई जो है मारक हो गई। आप श्रीलंका का जो उदाहरण दे रहे हैं वहां भी यही है कि क्रय शक्ति जो जनता के पास नहीं है, महंगाई इतनी ऊंची हो गई कि सामान खरीदने की क्षमता जनता के पास नहीं रह गई। हमारे देश में भी अगर हम पोस्ट कोरोना एरा में 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज जारी रख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो 80 करोड़ की आबादी 5 किलो अनाज खरीदने के लायक नहीं रह गई है। उनके पास वो क्रय शक्ति नहीं है। यही वो चीज है। आज हमारे पास अनाज है तो श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं है, ये समझिए। और बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैं बस एक बात कह रहा हूँ, तो हम उससे बचे हुए हैं। लेकिन कब तक बचे रहेंगे? अगर यूपीए के दोनों कार्यकाल में लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे थे और बीते 7 साल में देखें, और खास करके कोरोना काल में और नोटबंदी के बाद वाले दौर में, तो हमारे यहाँ 15 करोड़ से ज़्यादा लोग
गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं वो लोग जो ऊपर थे, मैं नई की बात नहीं कर रहा, जो ऊपर थे वो नीचे आ गए। तो ऐसी स्थिति में हम जो है महंगाई को फेस करने की क्षमता खो बैठे। इसी संदर्भ में मेरा जो पिछला जो भी मैं कह रहा था वो इसी संदर्भ में कह रहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिक्स है, जनता को वो ये समझा लेती है कि मुद्दा नहीं बन पाता है चुनाव में, क्योंकि महंगाई तो हर समय में रही है, हर काल में रही है, अब भी है। और आपने ठीक सवाल किया था अमलेंदु जी से, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए थे कि ऐसा क्या कारण है कि पिछले चुनावों में महंगाई का फैक्टर नहीं बन पाई। जब जनता ये समझ लेगी कि महंगाई हर समय रहा है, अभी भी है, उसको वास्तविक कारण का ज्ञान नहीं होगा, तब वो इसको उस हिसाब से वोट नहीं करेगी। पहले तो प्याज का दाम बढ़ने पर और दाल का दाम बढ़ने पर जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। पहले भी महंगाई मुद्दा होता था, आज मुद्दा नहीं हो रहा है। तो इसका कारण ये है कि हम महंगाई को जनता के बीच ठीक से समझा नहीं पा रहे। आज जैसे महंगाई डबल मारक हुई है, वैसे हमारा नारा भी दोहरा लेना चाहिए, दोहरे तरीके से आना चाहिए। सिर्फ महंगाई नहीं, उसको रोजगार से जोड़ के नारा बताने की जरूरत है कि रोजगार दो और महंगाई कम करो। ये जब दोनों को हम जोड़ेंगे तब हमको पब्लिक को समझ में आएगी बात कि महंगाई से लड़ना कैसे है। वरना जनता ऐसे ही समझती रहेगी कि न तो ये महंगाई मुक्त भारत था, न है, न होगा, हमें फिर बरगलाया जा रहा है। तो विपक्ष को इसी मायने में हम करेक्शन के लिए आग्रह करते हैं कि नारे को जब तक आप यथार्थवादी नहीं बनाएंगे, आप जनता आपसे नहीं जुड़ेगी। ये साफ हम कह रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आप हमसे सहमत हो, आप हमसे सहमत ना हो, आपकी अलग व्याख्या हो सकती है, ये संभव है, लेकिन ये महंगाई उत्तरोत्तर डबल मारक हुई है और इससे लड़ने का जो आंदोलन है वो उसमें जनता नहीं जुड़ पा रही है। तो इसके कारणों को खोजना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा उसी सवाल के साथ। इतने चुनाव 2019 से लेकर के 2022 कई सारे चुनाव हो गए, अभी पिछले बिल्कुल अगर देखें तो 2021 और 2022 जो जिसमें अभी बीता है 10 चुनाव हमने देख लिए, लेकिन महंगाई जो है वो मुद्दा क्यों नहीं बन पा रही है? राजीव जी देखिए, महंगाई मुद्दा बन रही है, लेकिन महंगाई जो है वो चुनावों में डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन पा रही है। चुनावों में मुद्दा तो है महंगाई, जनता बात करती है महंगाई पे, विपक्षी दल भी महंगाई पे बात करते हैं और यहां तक कि सरकार भी महंगाई पे बात करती है। मुझको याद आता है कि इन चुनाव के बीच में अमित शाह जी का एक इंटरव्यू आ रहा था एक किसी टीवी चैनल पे, और अमित शाह जी कह रहे थे कि महंगाई मुद्दा है, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में इस समय महंगाई है तो ये एक खास कालखंड में कोरोना की वजह से महंगाई जो बढ़ी है और इस समय के साथ खत्म हो जाएगी। तो महंगाई मुद्दा है, सरकार भी मान रही है कि महंगाई मुद्दा है। जब अमित शाह कह रहे हैं कि ये कोरोना काल की महंगाई है और दुनिया में महंगाई हो ये खत्म हो जाएगी, तो महंगाई मुद्दा है, लेकिन महंगाई जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो रही है। अब वो डिसाइडिंग फैक्टर क्यों नहीं हो पा रही, इसकी समस्या है। बात ये है, तो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे यहाँ भी जो है राष्ट्रवाद बहुत उफान पे है और श्रीलंका में भी राष्ट्रवाद बहुत उफान पे था। जब राजपक्षे वहां जीत के आए, गोटाबाया राजपक्षे वहां जीते, जब आए वहां जीत करके, तो वहां भी 56 इंच की छाती वाला ही आया था जीत करके। जैसे यहां 56 इंच की छाती वाला जीत करके आया, ऐसे वहां भी 56 इंच की छाती वाला जीत करके आया। ठीक उसी तरीके से वहां राष्ट्रवाद आया और ठीक उसी तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर वहां जीत हुई, जिस तरीके से यहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर जीत हुई है। यानी जहां जो बौद्ध बहुल आबादी है वहां 80% तक जो है वो राजपक्षे को मत मिले हैं, और जो हिंदू बहुल और जो तमिल बहुल आबादी है वहां 6% तक उनको मत मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण श्रीलंका में हुआ। जिस तरीके से यहाँ जो चुनाव के दौरान जो है आतंकवाद मुद्दा बन जाता है और कभी जो है कोई किसी को मारने के लिए चला आता है, कहीं से पाकिस्तान से 300 आतंकवादी आ रहे होते हैं, इस तरीके से वहां भी जो थे वो हमले हुए, आतंकवादी हमले बताया गया और वो वहां मुद्दा बने। तो ये जो दो परिस्थितियां हैं दोनों जगह मुझे लगता है कि बिल्कुल एक सी हैं, और इसीलिए हमारी चिंता ये है कि कहीं हमारी स्थिति भी जो है श्रीलंका जैसी नहीं हो रही है। हम लोग जो है बात कर रहे हैं श्रीलंका की, उनका फॉरेक्स जो है वो खत्म हो रहा है, उनका विदेशी मुद्रा भंडार जो वो खत्म हो गया, सोना उनका गिरवी रख दिया गया। तो ये परिस्थितियां तो हमारे यहाँ भी हो चुकी हैं। हम रिजर्व बैंक से रिजर्व फंड जो है वो निकाल चुके हैं,
20 लाख करोड़ का जो पैकेज कोरोना काल के दौरान दिया गया, उस 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ, वो कहां खर्च हुआ, किसको दिया गया, उसका कोई हिसाब किताब जो दुनिया के सामने अब नहीं है। जो नोटबंदी हुई थी, वो नोटबंदी भी इसी तरीके का एक जो है कहा जाए बहुत बड़ा ब्लंडर आप उसको कह सकते हैं। बहुत बड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं, ब्लंडर खुद ही बड़ा होता है, तो ब्लंडर है वो अर्थव्यवस्था के लिए। तो जो चीजें जो श्रीलंका के अंदर हो रही हैं, वो उसी तरीके की चीजें यहाँ भी हो रही हैं। आज हमको लग सकता है कि श्रीलंका में जो चीन का जो दबाव है इसकी वजह से हो, तो कर्ज तो यहाँ भी है। यहाँ चीन के नहीं, IMF के हैं, अमेरिका के हैं, और तमाम देशों के कर्ज हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कर्ज नहीं है। और यहाँ कर्ज के साथ साथ यहाँ से जो धन था वो लेकर के कई मित्र लोग जो वो बाहर चले गए हैं। जो बैंकों की स्थितियां खराब हुई हैं, कई छोटे बैंक जो है बंद हो गए हैं, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, नहीं मिल पा रहा है, वो सब किस कारण है? वो सब यही है कि जो बैंकों का पैसा था वो लेकर के चले गए। बाबा रामदेव की एक कंपनी की जो बात हो रही थी कल, शायद पुष्परंजन जी सब बता रहे थे रुचि सोया को लेकर के किस तरीके से, मतलब जो जिन पर कर्जा है बैंकों का, वो बैंक ही जो कर्ज दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो फ्री फंड में जो बाबा को कंपनी मिल जा रही है। तो इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, ये भी देश को कहीं ना कहीं आगे ले जा करके अर्थव्यवस्था को एक दलदल में ले आने की तैयारियां हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि सचेत तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई भूल हो रहा है। बात तो वित्त मंत्री 7वां पास है, यहाँ वित्त मंत्री पढ़ी लिखी बताई जाती है, लेकिन वो कितना पढ़ी अर्थव्यवस्था में वो लगता, चूंकि वो जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो तो कहते हैं कि ना वित्त मंत्री को वित्त अर्थव्यवस्था समझ में आती है, ना प्रधानमंत्री को समझ में आती है। तो ये अलग मसला है कि उनको समझ आती है कि नहीं आती, लेकिन यहाँ पढ़ी लिखी बताई जाती हैं। और प्रधानमंत्री तो हमारे बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA बताए जाते हैं, जो डिग्री पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, वो डिग्री उनके पास है, ये पढ़े लिखे अपनी। ऐसी अर्थव्यवस्था को जो है ये कहाँ जाएंगे, और जिस राष्ट्रवाद को महिंदा राजपक्षे जो हैं वहां लेकर के जा रहे हैं श्रीलंका में, वो राष्ट्रवाद हम यहाँ लेकर के जा रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल है वो राष्ट्रवाद। तो इस राष्ट्रवाद के क्या मतलब निकलेंगे, और ये राष्ट्रवाद हमारी अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जाके पटक देगा। वहां 100 रुपए की चाय बिक रही है, यहाँ 5 किलो अनाज मिल रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात की जा रही थी, वो आकर के 5 किलो अनाज की अर्थव्यवस्था पे टिक गई है। तो राजीव जी, खतरे आज समझ में भले ही नहीं आ रहे हो कि हम श्रीलंका बन सकते हैं, लेकिन जो चीजें सब दिख रही हैं, मुझे लगता है कि परिस्थितियां उससे कम गंभीर नहीं है। हम दुआ यही करेंगे कि हम श्रीलंका ना बने, यहाँ कोई राजपक्षे पैदा ना हो, हम यही दुआ करेंगे। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं, तो आप आंख मूंद करके जो है बैठ नहीं सकते हैं। सामने बिल्ली देख करके कबूतर आंख बंद कर लेता है तो हाल बुरा होता है, इसलिए आंखें तो बंद नहीं की जा सकती हैं, सचेत तो रहना पड़ेगा जी। ये बिल्कुल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले जो हैं 5 किलो अनाज पे आ गए, बहुत सही कह रहे हैं। राहुल लाल जी आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले राजेश बादल जी के पास आना चाहता हूं। और एक बात थोड़ा सा मैं अमलेंदु जी की, जो हमारे यहाँ की जो वित्त मंत्री हैं, वो जहाँ के एलुमनी हैं, वहाँ के 2 लोग मैं जहाँ तक जानता हूँ यहाँ बैठे हुए हैं, एक राहुल लाल जी और दूसरे पुष्परंजन जी, दोनों JNU के हैं, और वहीं से वो भी हैं, तो पढ़ी लिखी हैं, आप जानते हैं। और इंटायर पॉलिटिक्स की बात जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं, तो हाँ, अपने आप में अगर मैं भी कई बार सोचता हूं कि फिर से पढ़ने का अगर मौका मिलता तो मैं भी जाता, वही पढ़ने की कोशिश करता, खैर, और समझने की कोशिश करता कि उसमें क्या है। राहुल लाल जी आपके पास आऊँगा, लेकिन राजेश बादल जी आपके पास आना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जो अभी अमलेंदु उपाध्याय जी कह भी रहे थे, और उससे पहले बात हो रही थी, थोड़ी सी बात सांप्रदायिकता की भी हो रही थी। हमारे देश में जो इस वक्त जो बातें चल रही हैं, जो जिस ढंग की पॉलिटिक्स हो रही है राजेश बादल जी, उसमें सांप्रदायिकता सब सर्वोपरि सत्तारूढ़ दल के लिए दिखाई, हम देखते हैं कि ये जो एक मुद्दा है, मुद्दे की बात करें तो, और साथ साथ राष्ट्रवाद के नाम पर जो कुछ चल रहा है, इन सब में हमारी इकोनॉमी और आगे, क्योंकि 2024 में चुनाव है, मैं ये राज्यों के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, और एक 2025 में RSS 100 साल पूरा करने जा रहा है। तो आने वाला जो समय है, 3 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, और इस जो सत्तारूढ़ दल है उसके लिए भी। अब आगे की जो एक पत्रकार होने के नाते, विश्लेषक होने के नाते मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, 10 राज्यों में भी फिर से चुनाव हैं अगले 24 से पहले।
तो वो सब तो है ही। आगे आप किस रूप में देख रहे हैं हमारे देश को बढ़ते हुए, जहां जो मुद्दा बनाने का जो विपक्ष कोशिश कर रहा है, खासकर कांग्रेस जो कोशिश कर रही है, उसमें जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए उस मुकाम पर विपक्ष नहीं पहुंच पा रहा है। और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो वो राज्यसभा में भी सिमटती जा रही है, लोकसभा में उसकी हालत कैसी है वो आप देख रहे हैं। कैसे पार लगेगा अगर जनता के रूप में हम कहें, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है जो आपके सामने रख रहा हूं कि देश की जो परिस्थिति और श्रीलंका की जो हम बात कर रहे हैं, उससे जो डर है, जो भय है, वो सामने दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे राजेश बादल जी? राजीव जी, आपने बहुत ही एक गंभीर चेतावनी की ओर इशारा किया है। और दरअसल हमने देखा है कि भारत के हम 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन हमने उस बुनियादी इमारत की नींव पर हमला भी बोला है बीते 8-10 वर्ष, 7-8 वर्षों में। हमने अगर देखें, जिसको हम अपना संवैधानिक दस्तावेज कहते हैं, संविधान एक दस्तावेज की शक्ल में है। पार्लियामेंट हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और जिसमें सांप्रदायिकता, जैसे कि आपने कहा, कि उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये संवैधानिक आधार पर आप अगर देखें तो ये जो सांप्रदायिक विभाजन है उसका उसमें कोई स्थान नहीं है। और जब होता यह है कि हमने देखा है कि भारत में हमारे यहाँ लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, और जब दिल से सोचते हैं तो ऐसे मुद्दे जब आपकी नाकामियों को छिपाने के लिए उठाए जाते हैं तो वो वोट, मतदान का अधिकार आधार बन जाते हैं। हमने अभी उत्तर प्रदेश और हाल के 5 वर्षों के चुनाव में देखा। अब कांग्रेस पार्टी जब इस बात को उठाती है बार बार, तो लोग उस बात को सोचते ही नहीं है। देखिए, आपको याद होगा पेगासस का मामला राहुल गांधी ने उठाया था, सबसे पहले उठाया था। कोरोना के मामला सबसे पहले उठाया था। भ्रष्टाचार का मामला, राफेल डील का मामला, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निरंतर कमजोर होने का मामला कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाया गया, राहुल ने उठाया। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब प्रतिपक्ष की सियासत को लोग राष्ट्रहित और राष्ट्रद्रोह से जोड़ देते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी प्रतिपक्षी पार्टी के लिए कि वो कैसे देश के लोगों को समझाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग, इस देश का मतदाता समझदार नहीं है। इस देश का मतदाता इतना समझदार है कि वो सही वक्त पर सही फैसला करता है। लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए एक सांप्रदायिक विभाजन लोगों के आगे एक जो मजहबी चश्मा लगाता है, उससे देश का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, व्यापारिक नुकसान होता है, औद्योगिक नुकसान होता है। और एक अंत में 1 मिनट में टिप्पणी, क्योंकि मुझे एक दूसरे शो में जाना है, आप इजाजत देंगे तो। एक ओम प्रकाश जी तिवारी जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनका जिक्र करते हुए कि देखिए, बांग्लादेश और नेपाल की खुशहाली का जिक्र किया था। हम नेपाल के और भारत तो रोटी बेटी का संबंध रहा है। हमारा और उनका संस्कृति एक है, इतिहास एक है, सभ्यता एक है, लोगों के सोचने का अंदाज एक है, रहन सहन एक है, परंपराएं एक हैं, पूजा विधि विधान सब कुछ एक है। और उस आधार पर पिछले 70 साल में हम लोग आगे बढ़े थे। लेकिन अचानक हमें पागल कुत्ता काट लेता है और हम जो है नाकेबंदी कर देते हैं। आपको याद होगा 5-6 साल पहले हम लोगों ने, शायद 2015 की बात है, नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी करने का मतलब क्या था? उससे नेपाल मुश्किल में आ गया और जिसका फायदा चीन ने उठाया। और कुछ वर्षों से चीन लगातार नेपाल का शोषण भी कर रहा है, उसको अपने कर्ज जाल में फंसाए हुए, लेकिन भारत को लाभ नहीं मिल रहा है। तो नेपाल उतना खुशहाल है भी नहीं जितना कि ओम प्रकाश जी बता रहे हैं। नेपाल के अंदरूनी सिस्टम भी वही बहुत अच्छा नहीं है। और बांग्लादेश को तो हमने पैदा किया है। बांग्लादेश की जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो शेख मुजीब के हत्यारों से बचने के लिए भारत में वर्षों तक, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो सुरक्षा लेकर के यहाँ रही, और वो उनको कहती हैं कि भारत मेरा दूसरा घर है। लेकिन वही प्रधानमंत्री कहती हैं, आप अचानक उनको प्याज का निर्यात बंद कर देते हैं, आप और भी निर्यात बंद कर देते हैं। तो वो कहती हैं कि भारत, मैंने प्रधानमंत्री, अब वो सांकेतिक हमला था। देखिए, संकेत समझदार को इशारा काफी होता है कि उन्होंने कहा था कि मैंने तो भारत से प्याज लेना ही बंद कर दिया और बांग्लादेश के पीएमओ में अब प्याज नहीं, भारत का प्याज नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश, नेपाल, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहते हैं, वो भी हम बहुत ढंग से संभाल पा रहे हैं। तो जो अभी राहुल जी ने कहा था कि गलत आर्थिक नीति और गलत विदेश नीति का है, ये उसी का परिणाम है। और अंत में अंतिम टिप्पणी कि पाकिस्तान आज दिवालियेपन के कगार पे खड़ा है, इमरान खान जाने की मुद्रा में है। और आज जिस स्थिति में पाकिस्तान है, चूंकि उसने हिंदुस्तान के साथ रिश्ता लगातार
इस तरह से बना के रखा है कि आज उसने अपनी तरफ से व्यापार थोड़ा बंद किया था। भारत और पाकिस्तान की भी विरासतें समान हैं। आजादी के बाद उसने 8 साल तक 1954 तक उसने इस्लामी देशों के साथ और मजहबी देशों के साथ कहा कि भाई हमको कश्मीर दिला दो। भारत से उसने संपर्क नहीं दिया। 1954 में वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया, अमेरिका ने उसको कश्मीर नहीं दिलाया। 1964 में वो रूस के पास चला गया। जब रूस से उसका मोह भंग हो गया तो वो चीन के पास चला गया और इंडोनेशिया वगैरह के पास चला गया। वहां से लौट के आया तो फिर अमेरिका के पास चला गया। कहने का अर्थ यह है कि वो उस देश से दोस्ती नहीं कर रहा है जिससे दुश्मनी की खातिर उसको दुनिया भर में दर दर भटकना पड़ रहा है। अन्यथा कितना कारोबार होता था, कितना व्यापार होता था, हम जंग भी लड़ते थे लेकिन हमने व्यापार नहीं रोका पाकिस्तान के साथ और उनकी दुर्दशा नहीं होने दी। तो एक तरफ वो नमूना भी है और एक तरफ बांग्लादेश और नेपाल की स्थितियां। मेरा ख्याल है कि ये बात समझदार को इशारा काफी होती है। निर्मला सीतारमण जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत समझदार हैं। पढ़ा लिखा ना पढ़े लिखे तो हम लोग भी हैं, लेकिन राजेश बादल ये दावा नहीं कर सकता मुझे वित्त मंत्री बना दो। वित्त मंत्री होने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो अलग होती है। पढ़ा लिखा होना अलग बात है, लेकिन विशेषज्ञ होना अलग बात है। राजीव जी, मैं धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद आपको भी राजेश बादल जी कि आपने अपना वक्त निकाला। राहुल लाल जी, आपके पास सीधा आना चाहूँगा। और जो महंगाई को लेकर के जब भी सवाल उठता है, भारत की आर्थिक नीतियों, भारत अपने देश की बात कर रहे हैं, आर्थिक नीतियों की बात आती है, सीधा सिंपल सवाल, आखिर क्यों बढ़ रही है राहुल लाल जी? महंगाई क्यों बढ़ रही है? इतनी महंगाई, ब्रेड जो 30 रुपए में हम खरीदते थे आज 60 रुपए में है, डबल है, क्यों? देखिए, महंगाई के दो कारण एक तो होते हैं। देखिए, एक तो यह है कि जो सरकार जिस तरह का दावा कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही चीजें सप्लाई चेन मेथड टूट गया उस कारण से हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो सरकार का स्पष्टीकरण है जो कि बिल्कुल झूठा स्पष्टीकरण है। ये जो महंगाई की स्थिति बनी हुई है इस समय, आप आखिर क्यों तमाम छोटी छोटी चीजें महंगी होती चली जा रही हैं? तो ये आपके आर्थिक विफलता है, सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण ये महंगाई है। देखिए, अब जो आपने मुद्दा उठाया है, थोड़ा सा मैं वो तुलना करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए श्रीलंका में जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उसके आर्थिक स्थिति खराब होने से भारत की स्थिति खराब नहीं होगी, बल्कि श्रीलंका से हम लोग इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि श्रीलंका को हम लोग एक तरह से अलार्म के रूप में देख रहे हैं कि वहां तो जो पॉलिटिकल सिनारियो रहा, गलत आर्थिक डिसीजंस लिए गए, उसी प्रकार की स्थिति हम भारत में भी पा रहे हैं। भारत में भी स्थितियां वैसे ही है। अब ये बताइए, वहां पे गवर्नर अर्थशास्त्री नहीं है, तो हमारे गवर्नर कौन से अर्थशास्त्री हैं? इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, साथ ही साथ एक तरह से वित्त मंत्रालय में भी सचिव हो गए। आपने गवर्नर शक्तिकांत दास जी को बना दिया इसलिए कि आपको आरबीआई के जो पैसे हैं वो लेने में आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई नानुकुर ना करे। और दुनिया भर में देखिए, मैं अभी स्पष्ट रूप से कहूंगा कि चाहे भारत की वित्त मंत्री हो, और ये इस सरकार के लिए, सरकार के समर्थकों को बुरा लगेगा सुन के, जो हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे वो भी एक सही वित्त मंत्री साबित नहीं हुए। जो वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण है, ये वित्त मंत्री के रूप में एक विफल वित्त मंत्री। आप नहीं कह सकते कि भाई प्याज महंगा है तो हमें क्या मतलब है, मैं तो प्याज खाती नहीं। आप इस प्रकार के जवाब देके आप नहीं सवालों से बच सकते। तो मैं प्रथम खंड में कह रहा था कि देखिए, महंगाई के लिए बहुत बड़ा सा जिम्मेदार पक्ष तो एक तरह से डीजल पेट्रोल है। भारत जैसे अर्थव्यवस्था में चूंकि अभी भी ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा सा हिस्सा, एनर्जी का बड़ा सा सेगमेंट है इसी के ऊपर निर्भर। मैं फिर उसी हिस्से को मैं जा रहा जहां पे मैंने उस वाक्य को छोड़ा था पिछले खंड में। आपने आखिर अप्रैल 2019 के बाद से ईरान से आपने तेल नहीं खरीदा। अभी आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन रूस का तेल उत्पादन क्षेत्र कहां पे है? उसके बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र में है। वो ध्रुवीय क्षेत्र से उसको लेके आना, भारत तक में उसके ट्रांसपोर्टेशन और तमाम तरह की चीजों को देखिए। दूसरी चीज, जो ईरान का तेल था, दर्शकों को समझना चाहिए कि उसको हम लोग बोलते हैं स्वीट ऑयल, यानी सबसे उसकी जो उत्कृष्टता वो काफी शानदार है। हम लोग भारत एक तरह से जो हम लोग के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा होता था, तो हम लोग अपनी एनर्जी जरूरत तो ईरान के तेल से पूरा करते ही हैं। साथ ही साथ ईरान का तेल को हमारी जो रिफाइनरी बनी हुई है यहाँ पे, वो ईरान के तेल के आधार पे बनी हुई है, और उसके आधार पे हम लोग उसको निर्यात भी किया करते थे। और ईरान जो हम लोग को छूट दे रहा था, क्या क्या छूट दे रहा था? एक तो 25% डिस्काउंट, दूसरा एशियाई प्रीमियम चार्ज, काफी महंगा शब्द होता है। एक तरह से ओपेक वाले देशों ने जो एशिया के क्षेत्र में लोग रहता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स वो भी डाल देते हैं। वो इन सब कारणों से काफी ज्यादा जो कि महंगी हो जाती है तेल, और वो वाटर सिस्टम पे लेने के लिए तैयार था, लेकिन आपने अमेरिका के दबाव में उससे लेना मना कर दिया। और स्थिति क्या हुई, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो भारत का जो चारबाग प्रोजेक्ट था उसके ऊपर चीन नजर बनाए हुए है राजीव जी। यानी हम लोगों का पूरा निवेश का मामला
और उस चारबाग प्रोजेक्ट से विकास कौन करेगा? तो उससे विकास अब चीन करेगा। तो ये इतनी शानदार विदेश नीति अगर जहां पे होगी तो वहां पे आप अर्थव्यवस्था में डूबने के लिए तैयार रहिए, आपको कोई दूसरा नहीं डुबा रहा है। तो आपके वित्त मंत्री असफल, आपके गवर्नर असफल और आपके विदेश मंत्रालय का कोई परिणाम नजर नहीं आता है। ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं, मैं संक्षेप में काफी रख रहा हूं कि ये तमाम ऐसी चीजें हैं राजीव जी जो आज के वर्तमान महंगाई के लिए दोषी कारण है। ये कहीं ऊपर से या कोई दूसरे चीजों के कारण नहीं हुआ। तभी मुझे याद आता है कि देखिए आज दुनिया में वैसी आर्थिक संकट नहीं है जिसको 2008, 2009, 10, 11, 12, 13 में उस समय जो जिन स्थितियों को कांग्रेस सरकार ने संभाला था, उस समय की जो स्थितियां बनी हुई थी। तो अगर उस स्थिति में जबकि $140 प्रति बैरल का तेल था, तब अगर भारत को सुरक्षित रखा जा सकता था तो आज हम सुरक्षित क्यों नहीं रख सकते? लेकिन वो हमारे प्राथमिकता में नहीं है, हम उस आधार पर हम सोचते ही नहीं है। देखिए आप सोच के देखिए कि हमारा जीडीपी कर्ज अनुपात कहां पहुंच चुका है, 90% पहुंच चुका है। अगर मैं अभी का इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो आज कल ही एक तरह से सरकार के जो आंकड़े कल जारी हुए हैं कि प्रथम छमाही में ही 8 लाख करोड़ अतिरिक्त, यानी बजट में जिस कर्ज का प्रावधान था उसके अतिरिक्त 8 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार और एक्स्ट्रा कर्ज उनको लेना पड़ा है उनको। तो आप कहां तक कर्ज लेते चलेंगे? एक दर्शकों को मैं बता दूं कि भारत सरकार की एक लंबे समय से, सरकारें बदलती चली गई केंद्र में, लेकिन एक लंबे समय से हमारे 1991 के बाद एक अर्थव्यवस्था में सहमति रही और तमाम सरकारों ने उसका पालन किया कि हम लोग जो अपने टोटल जो आय का खर्च करते थे वो इंटरेस्ट के ऊपर, वो लगभग उसको 24% पर तमाम सरकारों ने बरकरार रहा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही या मनमोहन सिंह की सरकार रही। अभी इस समय पिछले बजट तक में ही वो राशि 33% को क्रॉस कर चुकी है वो। यानी आप जितना आप आय करते हैं उसका 33% केवल ब्याज के भुगतान यानी कर्ज के भुगतान अदायगी में आपका खर्च होता है। तो इस तरह की जो तमाम विसंगति आप ला रहे हो, आप देखिए सरकार का आय का स्रोत क्या सरकार बनाना चाहती है। आप वित्त मंत्रालय के कभी भी प्रेस विज्ञप्ति को खोल के या पीआईबी पे जाकर देखिए, आपको तमाम दिखेंगे केवल मुद्रीकरण योजना, यानी सरकारी संपत्ति को बेचो, और वो लगातार दबाव बना रही है राज्यों के ऊपर। क्योंकि पुष्परंजन साहब बड़ी गंभीर चीज कह रहे थे, क्या सरकार के कर्ज तो हम लोगों को दिखते हैं, लेकिन हमारे कुछ चर्चा से राज्य सरकार के कर्ज गायब हो जाते हैं। राज्य सरकार भी काफी गंभीर कर्ज में डूबी हुई है अभी इस समय। जब वो उस कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता लेना चाहती है तो फिर उसमें कहा जाता है कि आप भी अपने सरकारी संपत्ति को बेचिए। ये केंद्र सरकार की तरफ से सुझाव दिया जाता है। और अभी वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने एक यहाँ पर ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उन लोगों को बुला के ट्रेनिंग दिया गया था कि आप किस प्रकार सरलता से आप अपनी सरकारी कंपनियां जो है या जो भी सरकारी संपत्ति है उसको कैसे आप बेच सकते हैं। तो देखिए जब आपकी अर्थनीति इस रूप में होगी तो वहां पे महंगाई तो आएगी। और मैं अभी भी राहुल गांधी की एक बात मुझे अभी भी याद है, लोग उसकी काफी आलोचना कर रहे थे। ये जो बेरोजगारी और महंगाई का जो आलम है, जो अभी प्रेम जी भी कह रहे थे, क्योंकि ये महंगाई को हम लोग खतरनाक इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पॉकेट भी खाली है और ऊपर से महंगाई का आलम भी काफी खतरनाक स्तर पे है। 2014-12 में भी महंगाई की स्थिति थी, लेकिन तब लोगों के पॉकेट में पैसे हुआ करते थे, इसलिए वो महंगाई सहनीय अवस्था में थी और ये महंगाई असहनीय अवस्था में है। ऐसे स्थिति में देखिए भले अभी हम लोग चाहे सांप्रदायिकता के आधार पर वोट हो जाए, राष्ट्रवाद के आधार पर वोट हो जाए, वोटर अभी इस मुद्दे की गंभीरता को ना समझे, लेकिन जैसे ही जिस प्रकार से सरकार अब तक इन्होंने अपने पूरे यानी कि 2014 से लेकर अब तक अर्थव्यवस्था को डुबाने वाले तमाम फैसले लिए हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को उबारने वाले कोई फैसले नहीं लिए हैं। ऐसे स्थिति में अर्थव्यवस्था भी डूबेगी और महंगाई का वो विकराल रूप हमें भारत में भी दिख सकता है जो हम लोग श्रीलंका में देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रेम कुमार जी कह भी रहे थे कि तब जो है राहुल लाल जी तब सैया कमाते थे इसलिए महंगाई डायन खा रही थी, लेकिन अब सैया बेरोजगार हो गए हैं और सामान की कीमत आप देख रहे हैं तो महंगाई भी बढ़ गई है और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो बहुत सही। और एक लाइन एक बार फिर से आपके पास जी राजीव एक लाइन और देखिए। और दूसरी चीज जिसको क्या हम लोग अब बेरोजगारी की जिस भी परिभाषा में रख लीजिए, एक तो लोग या तो नौकरी से हटा दिए गए हैं या तो फिर अपने पुराने वेतन से 70% 80% कम पे वो काम करने के लिए बाध्य है अपने कंपनियों में। तो अब आप बताइए उसको किस श्रेणी में रखिएगा। यानी वो नौकरी कर भी रहा है लेकिन उसके पॉकेट में भयंकर कैंची चल चुकी है। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं।
पुष्परंजन जी आपके पास भी और अमलेंदु जी के पास भी आऊंगा, लेकिन एक कमेंट प्रेम कुमार जी से भी लेना चाहूंगा। जो बातें, बहुत गंभीर बात यहाँ कर रहे थे अभी हमारे साथी राहुल लाल जी, मैं चाहता हूँ उसमें कुछ जोड़िए आप, इसलिए क्योंकि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जब हम भारत में महंगाई की बात, अपने यहाँ की जो परिस्थितियां हैं इसकी बात तुलना कर रहे हैं। श्रीलंका एक हमारे सामने उदाहरण है, इसलिए इसकी तुलना करना और उसकी जानकारी भी अपने तमाम साथियों के बीच साझा करना जरूरी है। जो हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, हम पर भरोसा करते हैं इसलिए भी कि क्या कुछ चल रहा है विदेशों में, क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, आप लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और रूस और यूक्रेन को लेकर के तो खूब बातें हो रही हैं, श्रीलंका को लेकर के अपने यहाँ मीडिया में कम बातें हो रही हैं, जहाँ भी है वो थोड़ी कम ही है। पाकिस्तान बिकता है इसलिए पाकिस्तान की बातें ज्यादा हो रही हैं। खैर, लेकिन उससे इतर हमारे देश की जो गंभीर स्थिति है इसकी चर्चा नहीं होती है। उस गंभीरता को समझने की जरूरत है और विपक्ष की भूमिका को भी समझने की जरूरत है। विपक्ष जो कुछ भी कर रहा है, हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, एक मुद्दा है, इन मुद्दों को जब तक विपक्ष अच्छे ढंग से नहीं उठाएगा तो हमारा विश्लेषण, हमारी चर्चा वहीं की वहीं रहती है। जन जागरूकता आए, कल को जनता सामने आए, वो आंदोलित हो तो एक अलग बात होगी। लेकिन जैसे किसान आंदोलित हुए और रहे, डटे रहे, तीनों कानून वापस करवा के गए, तो ये कब जनता यहां तक पहुंचती है ये देखा जाएगा। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं इस पर थोड़ी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा प्रेम कुमार जी। इन परिस्थितियों से कैसे उबरा जाए, मैं जनता के लिए कह रहा हूं, विपक्ष की बात भी नहीं कर रहा हूं, ना सरकार की बात कर रहा हूं, सरकार से उम्मीद की बात कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई की बात हो, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, हर मुद्दे को देखिए कहीं ना कहीं, और इन मुद्दों की चर्चा नहीं। उसमें कश्मीर फाइल्स देखिए, खुश रहिए और मारकाट में सहयोग दीजिए। क्या कहेंगे आप? देश की हालत, सांप्रदायिकता, तमाम मुद्दे। बिल्कुल राजीव जी, बात श्रीलंका से ही आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रेम कुमार जी। अब आ रही, अब आवाज आ रही है? जी जी, तो बिल्कुल बात हम श्रीलंका से ही शुरू कर लेते हैं राजीव जी, जहां पर कि जनता नेतृत्व तो नहीं है, लेकिन जनता राष्ट्रपति को घेरे हुए है, घेराव कर रही है। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये स्थिति हमारे देश में भी पैदा हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। आप सीए एनआरसी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को याद कीजिए, महिलाओं ने इतना बड़ा आंदोलन किया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद किसानों ने वो आंदोलन किया 13 महीने तक, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो जनता आंदोलित है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारा देश बड़ा है, विपक्ष की कमी भी खली है। उस किसान आंदोलन हो या सीए एनआरसी आंदोलन हो, उसका नेतृत्व करने के लिए एक सामूहिक विपक्ष, जिसमें सिर्फ एक कांग्रेस नहीं है, देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, सारा, यानी इस विपक्ष का इकट्ठा होकर के उस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाना एक ऐसी स्थिति है जो चिंताजनक है। इसके बाद प्रदेश के स्तर पर भी देखेंगे राजीव जी कि हर प्रदेश में, बिहार में क्या बेरोजगारों ने आंदोलन नहीं किए? बहुत आंदोलन किए, बहुत आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि बेरोजगारों ने बड़े बड़े आंदोलन किए और अपनी आवाज को बुलंद किया। तो लेकिन ये आंदोलन परिणाम लेकर नहीं आ रहे हैं, ये स्थिति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ गलत हो रहा है जनता उसको चुपचाप सुन रही है या सहन करने वाली है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी आवाज उठेगी, और ये आवाज इसलिए उठेगी क्योंकि ये जुल्म जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कष्ट सहने की क्षमता है जनता की, उसकी परीक्षा हो रही है। और आज आप ये देखिए कि डिपेंडेंट्स जो पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स लगातार घटा है, मतलब बहुत तेजी से घटा है। फिगर तो राहुल लाल जी को याद होगा, लेकिन वर्क फोर्स में मुझे थोड़ा सा जो याद आ रहा है वो तत्काल भूल गया हूँ, लेकिन वो वर्क फोर्स पहले की तुलना में कई करोड़ कम हुए हैं। इसको वर्कआउट करके बताया जा सकता है कि कितना वर्क फोर्स हुआ। वर्क फोर्स घटने का मतलब क्या है? डिपेंडेंट्स आबादी बढ़ गई, जो आश्रित है वो बढ़ गई, और इसके अलावा रोजगार हर परिवार में है, ऐसी भी स्थिति नहीं है। जो रोजगार में है उनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए डिपेंड कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां हैं
जो ये बता रही हैं कि देश की स्थिति गंभीर है और जो गंभीर हो रही स्थिति है इसको रोक पाने में सरकार सक्षम नहीं हो रही है, और इस अपनी कमी से बचने के लिए इस पर ध्यान न जाए, लोगों का गुस्सा न फूटे, ध्यान भटकाने के सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन जब पेट पर बात आएगी तो ध्यान भटकाना काम नहीं आएगा। जनता सड़क पर उतरेगी और जनता इसको आवाज बुलंद करेगी। महंगाई जो मुद्दा है, इस मुद्दे को बहुत जल्दी जनता रियलाइज जब कर लेगी कि इस महंगाई का कारण केंद्र सरकार की नीतियां हैं और इस महंगाई का कारण उद्योगपतियों को फायदा देने वाली नीतियां हैं, इस महंगाई का कारण जनता को दिखावटी लोक कल्याण और अंदर से उसके पॉकेट काटने की नीति है, तब ये जनता इस महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरेगी और इस काम को विपक्ष करे और जितनी जल्दी करे। हम जैसे लोग विमर्श करते हैं, बात सामने रखते हैं ताकि जनता को बात समझ में आए। जी बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? चर्चा कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे यही चर्चा है हमारी, यही चिंताएं हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश का हाल हो रहा है वो उस तरीके की चीजें हमारे यहाँ ना होने पाए और हम लोग पड़ोस से सबक लें कि जो गलतियां वहां हो रही हैं वो गलतियां कहीं हमारे यहाँ तो नहीं हो रही हैं, और अगर वो गलतियां हो रही हैं या हो चुकी हैं उस तरीके की गलतियां, तो उनको किस तरीके से सुधारा जाए ताकि हम उस स्थिति में ना पहुंच पाए जिस स्थिति में श्रीलंका पहुंचा हुआ है। हालांकि मुझे अपना भरोसा पूरा कि तमाम गलतियों के बावजूद जो है, चूंकि भारत की नींव एक मजबूत अर्थव्यवस्था पे टिकी है और 70 सालों में इस देश ने बहुत मजबूत तरक्की की है, उन 70 सालों को इन 7 सालों में बेचा गया है, तो उसके बावजूद जो है अगर ये देश अभी तक खड़ा हुआ है, वरना हम तो जो मतलब 7 सालों में जो काम हुए हम तो श्रीलंका बन चुके होते अगर 70 सालों में कुछ काम नहीं हुए होते। तो इसलिए हम श्रीलंका की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अब अंदर का क्या क्या बेच लिया गया है और क्या क्या खोखला कर दिया गया है, ये तो सरकार में बैठे लोग जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते उस चीज को। तो इसलिए वो चिंताएं हमारी निश्चित तौर पे हैं कि देश को अंदर से कहीं इतना तो खोखला नहीं कर दिया गया है। जिस तरीके की चीजें सब सामने आ रही हैं तो वो चिंताएं वाजिब हैं। तो इस पे जनता को भी सोचना चाहिए और जनता को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सांप्रदायिकता के आधार पे, आप जाति धर्म प्रांतवाद भाषा के आधार पे जब आप वोट देते हैं तो आप अपने असली मुद्दे जो होते हैं आप उनको दरकिनार कर देते हैं और फिर आप अपना एक नैतिक हक जो है सरकार से सवाल पूछने का खो देते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। तब सरकार के लोग भी आपको जवाब दे सकते हैं कि आपने हमको महंगाई और बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए वोट नहीं दिया था, आपने हमको हिंदू मुसलमान का मुद्दा पे वोट दिया था, वो हम कर रहे हैं। तो ये जनता को सोचना है कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आप जब वोट देने का समय आता है आप उस समय क्या करते हैं। क्योंकि देश की आर्थिक बर्बादी और देश की संपन्नता ये सब जो है वो तय करने का जनता को 5 साल में एक बार अधिकार मिलता है। तो सरकारें जो देश को बिगाड़ती और बनाती हैं वो इसलिए बनाती और बिगाड़ पाती हैं क्योंकि जनता ने उनको मैंडेट दिया होता है। तो इसलिए आप अपना जब मैंडेट देते हैं, जब अपना वोट देते हैं, तो आप ये तय करके वोट दीजिए कि आप देश को ले आना आखिर कहाँ चाहते हैं। इसलिए सरकार से जब आप सवाल करें और सवाल करने की आपके अंदर इच्छा हो, आपको लगे कि महंगाई आपको परेशान कर रही है, तो आप जब वोट दे करके आए हैं तो एक आत्मचिंतन जरूर करें कि आप वोट दे करके आखिर किस लिए आए थे। जी राजीव। राहुल लाल जी कुछ जोड़ रहे थे। जी राहुल लाल जी। मैं अमलेंदु जी की बातों में कुछ चीज जोड़ रहा था, क्योंकि देखिए जो मेरा घर है वो एक तरह से वहां से करीबन 90 या 100 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश आ जाता है राजीव जी। तो झारखंड से एक तरह से वो बीच में पश्चिम बंगाल की छोटी सी पट्टी होती है, फिर बांग्लादेश का वो बगल में ही बांग्लादेश आ जाता है, तो 90 किलोमीटर की लगभग दूरी पे। तो एक चीज जिस समय की अभी यहाँ पे सीए एनआरसी के और तमाम हम लोग जब मामलों पे बात कर रहे थे एक तरह, और अभी की स्थिति में कि क्या स्थिति देश कहां से कहां पहुंच गया। पहले हमारे क्षेत्र में लेबर की समस्या नहीं होती थी, भारी संख्या में बांग्लादेश के जो है कि लोग यहाँ पे आए हुए होते थे, जिसको कि सरकार घुसपैठिया कहती है, ये कई साल पहले की बात थी। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में स्थितियां बदली और भारत में बेरोजगारी की स्थिति बदली, अभी वहां पे सरकार भले कह ले कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठी है, लेकिन मैं जमीनी स्थिति बता रहा हूं। जमीनी स्थिति यह है कि भारत के लोग अब अपना नाम बदलकर बीएसएफ वालों को पैसे 5-5, 10-10 हजार रुपये देके वो बांग्लादेश जा रहे हैं। और बांग्लादेश में जो यहां से लोग जा रहे हैं, जो एक तरह से रिवर्स स्थिति बन गई है। जब से बांग्लादेश बना था तब से बांग्लादेश के लोग अपने रोजी रोटी के लिए भारत आते थे। आज स्थिति यह है कि बांग्लादेश के लोग तो वहां चले ही गए, भारतीय जो है वो रोजी रोटी के तलाश में गलत रास्तों के माध्यम से गलत ढंग से बांग्लादेश में प्रवेश करता है, क्योंकि वहां पे अभी भी एक दिन का 1200-1500 रुपया भारतीय मुद्रा में कमा लेना एक आसान सी चीज है वहां पे।
और महंगाई भी नहीं है, तो इसलिए वो वहां पे जो काम करते हैं आसानी से काम करके इतना पैसा वो भारत ले आते हैं। वो तो सोचिए कि हम लोग किस दिशा और गति में कहां पे जा रहे हैं। भारत की स्थिति पहले क्या थी और अभी क्या है, तो उल्टी गंगा बहनी शुरू हो चुकी है। इसलिए केंद्र सरकार को जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है अर्थव्यवस्था के मामले को लेकर, उनको जगाने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। जनता को भी और हमारे विमर्शों में भी उन्हें जगाने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जनता जागे और महंगाई और भारत की आर्थिक नीतियों की बात हम कर रहे हैं। पैसे लाने में से अभी जो इकोनॉमी सर्वे आया है पुष्परंजन जी, उस सर्वे में अभी जो बजट संसद में जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया, आप सब जानते हैं कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है, संसद में पेश किया जाता है। उसमें बताया गया कि अक्टूबर से, माफ़ करें, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक 6 महीने में पिछले साल 21 में 75 आईपीओ के जरिए 89,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। ये जो आईपीओ 75 जो आए हैं वो किसके आए हैं, आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। निजीकरण की ओर देश जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की ओर, वही है 89,000 करोड़ रुपए ये धनराशि जुटाई गई है। तो आखिर ज़रूरत जो 70 साल में, जो अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि 70 साल में जिन चीज़ों को सजोया गया, बनाया गया, उन चीज़ों को अब सरकार बेच करके और कहे कि हमारे पास अर्थ की कमी नहीं है और उसके बाद भी कमी है, तो आने वाले समय में और क्या क्या बेचा जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। रेलवे की जो ज़मीनें हैं अब वो बेची जाएंगी, इसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा अभी कर रहे हैं। एक सम अप आपसे करवाना चाहूँगा पुष्परंजन जी, और इस चर्चा को समाप्त करेंगे। श्रीलंका से लेकर के इंडिया तक, श्रीलंका एक उदाहरण है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, श्रीलंका उदाहरण, लेकिन लिख रहे हैं कि कहीं भारत की हालत भी श्रीलंका की तरह ना हो जाए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए राजीव जी, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें, आप जो कह रहे हैं ना, बहुत गंभीर बात है। आईपीओ वाला जो उदाहरण दे रहे हैं जी, उसे 80 करोड़ लोग जिन्हें 5 किलो अनाज मिल रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या बिक रहा है, कौन सी सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, नहीं बिक रही हैं जी। 80 के बाद जो बच जाते हैं उसमें से बहुत सारे जय श्री राम वाले हैं, उनके दिमाग में इतना भर दिया गया राष्ट्रवाद और राम कि वो सोचने के लिए तैयार नहीं है। गिने चुने मुश्किल से 15-20% लोग हैं जो गंभीर चिंतन कर रहे हैं, चिंतित हैं कि किस तरह से सरकारीकरण को ख़त्म करके प्राइवेट की तरफ जा रही है सरकार, और वो लोग, उनकी आवाज़ बार बार दबाने की चेष्टा हो रही है जी। नेपाल जैसा देश, जहाँ की भारत के जो तस्कर हैं वो अब नेपाल पे आश्रित हो गए हैं, तेल वहाँ से खरीदते हैं सस्ते में और भारत में आके बेचते हैं, वो भी एक रोजगार का साधन हो गया है। जिस तरह से बांग्लादेश का उदाहरण राहुल गांधी दे रहे हैं, उसी तरह से नेपाल का जो तेल की वजह से रोजगार का है कि उस पार जाओ 10 लीटर तेल ले आओ और इस पार बेच दो, आपको 1000 रुपये आराम से जेब में डाल लो। तो सिर्फ अप डाउन करने से आप कमा सकते हैं। छोटा उदाहरण दे रहा हूँ जी। नेपाल और भारत की कूटनीति में भी काफी बदलाव आया है। आज के तारीख, आज के दिन शेर बहादुर देवबर दिल्ली आए हुए हैं 3 दिवसीय यात्रा पर, और उनकी कूटनीति का मयार जो है फिर धर्म की तरफ मुड़ गया है। आखिरी पायदान जो उनका होगा वो काशी विश्वनाथ से पशुपतिनाथ को जोड़ेंगे, बनारस में रहेंगे तीसरे दिन जी। और एक दिलचस्प, भारतीय राजनीति किस तरह से नेपाल में घुसपैठ कर रही है दूसरे तरीके से, वो भी दिलचस्प है। 3 दिन पहले नेपाल की जो ऊर्जा मंत्री हैं पंफा भूसाल, उन्होंने एक ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया है पश्चिमी नेपाल की तरफ, लेखनाथ मोदी ट्रांसमिशन लाइन। ये पहला मुझे लगता है जी, देश का कोई प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उसके नाम से किसी दूसरे देश में, जहाँ से हमारे कूटनीतिक संबंध जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं चीनी तत्वों की वजह से, वहाँ पर मोदी लेखनाथ ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन हो रहा है, फीता काटा जा रहा है। तो ये भी भारतीय कूटनीति का एक अद्भुत उदाहरण है। अब हम आ जाते हैं सीधा श्रीलंका पे, कि श्रीलंका में अजित निवाड काबराल जो हैं 15 सितंबर 2021 को उन्होंने सेंट्रल बैंक का चार्ज लिया था। 2010 में भी वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर रह चुके हैं श्रीलंका में। तब उस समय यही जो अभी प्रधानमंत्री हैं तब राष्ट्रपति थे। यही जो जिस परिवार की वजह से वहाँ अर्थव्यवस्था धंस रही है, उन्हीं की चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो
इस व्यक्ति के आते ही अर्थव्यवस्था धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को तमाम सुविधाएं देनी शुरू की, कर्ज बांटना शुरू किया, अनाप शनाप प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने शुरू किए, और खासकर जो ऑर्गेनिक खाद है उसको लेकर सरकार ने अपना खजाना पूरा का पूरा खाली कर दिया कि जहां आपको देना है दो, कर्ज लेना शुरू किया। ये सब चीजें चलती रही। अब सबसे दिलचस्प क्या है कि आप अभी 2022 की जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात में श्रीलंका के लोगों को बुलाया गया था कि देखिए क्या क्या हम वहाँ पर आपके यहाँ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट फैसिलिटी, सड़क, ये सब चीज़ों को वहाँ पर उसको इन्होंने मार्क किया कि ये चीज़ें की जा सकती हैं। अब श्रीलंका में चूंकि आपदा है तो अवसर किसको मिलना चाहिए? अवसर उन्होंने दिया हम दो और हमारे दो को। वहाँ भी फिर अडानी और अंबानी वो लोग घुस गए हैं श्रीलंका में। अभी एक $70 करोड़ का डीप सी कंटेनर जो है अडानी ग्रुप को मिला है, वो कोलंबो पोर्ट में बनाएंगे ये लोग। और हर साल 32 अरब कंटेनर को हैंडल करेगा अडानी ग्रुप श्रीलंका में। दूसरा, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में मन्नार के केविंड जो फार्म है, मन्नार वाले इलाके में जो विंड फार्म है वहाँ पर उन्हें काम करना, उसके लिए सर्वे अडानी ग्रुप ही जाके कराया है वहाँ पर। तो वो भी एक प्रोजेक्ट वो लोग लेके जा रहे हैं। रिटेल में लिंगली रिटेल है, उसमें अंबानी ग्रुप घुसा हुआ है। जो एमएस ब्रांड है और रिलायंस रिटेल, ये लोग श्रीलंका में घुस गए हैं। क्या देश का, हमारे भारत का और कोई व्यापारी और कोई उद्योग समुदाय नहीं जा सकता है श्रीलंका में? यही हम दो और हमारे दो जाएंगे वहाँ पर? ये बड़ा ही आप कूटनीति में वही कर रहे हैं। और वहाँ भी तीसरे देशों में जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ भी, और दुनिया में जहाँ जहाँ अवसर भारतीय उद्योग जगत को मिलना चाहिए वहाँ भी आप उनके मुंह से निवाला छीन रहे हैं और अपने ही प्रिय उद्योगपतियों को लगा रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है राजीव जी। ये सोचने वाली बात है कि किस तरफ देश को ले जा रहे हैं ये लोग। जी, आप उद्योगपतियों की बात कर रहे थे और उद्योगपतियों में से ही एक हैं अदानी साहब, जो अब पिछले 3 महीने में उन्होंने दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं उन लोगों को भी पीछे छोड़ते हुए उनके कुल रकम से नहीं कह रहा हूं, लेकिन $21 बिलियन ज़्यादा कमाई उन्होंने की है। अदानी साहब ने $21 बिलियन की कमाई पिछले 3 महीने में हुई है, जो कि बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है, और इसमें वो नंबर 1 पे आ गए हैं 3 महीने में कमाई करने वालों में। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दीजिए वेलफेयर स्कीम के तहत, और दूसरी तरफ है कि आप अब इस पे क्या कहा जाए, ये सब आपस में इंजेक्ट कर दिया राजीव जी। मुझे लगता है कि इन्होंने, मोदी सरकार ने लोगों की जेब और लोगों की सहन शक्ति दोनों को टटोल लिया है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। हम 300 रुपये लीटर भी पेट्रोल बेचेंगे तब भी आप खरीदेंगे और कहेंगे मोदी जी की जय, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बर्दाश्त की क्षमता जो है ना भारतीयों में, मुझे लगता है सर्वाधिक है पूरी दुनिया के बर्दाश्त के पैरामीटर पर देखा जाए तो। जी राजीव जी, अंधभक्ति की पराकाष्ठा है। अब देखते हैं कब तक इस अंधभक्ति में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हम सब 4 साथी यहां मौजूद हैं, 5 मुझको लगा करके, और तमाम साथी जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अंधभक्ति कहां से आ रही है और कहां तक जाएगी ये तो भगवान जाने। लेकिन दूसरी तरफ सोने की लंका जिसे कहते थे, वहां अब सोना यानी गोल्ड की कमी हो गई है, और क्या बेचेंगे? अब 1 सप्ताह का सोना भी नहीं है, और आगे कैसे श्रीलंका जो है अपने देश को बचाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और साथ साथ सवाल ये है कि क्या भारत को सबक लेना नहीं चाहिए इससे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथी राहुल लाल जी और पुष्परंजन जी जो 2 बातें कर रहे थे, एक राहुल लाल जी कह रहे थे कि लोग बांग्लादेश बॉर्डर से कुछ नज़दीक के पास में ही रहते हैं, राहुल लाल जी का जो अपना पैतृक घर है, तो वहाँ से लोग कैसे, या आसपास के लोग कैसे बांग्लादेश अब जा रहे हैं काम करने के लिए, और दूसरी तरफ कैसे तस्करी और बाकी काम करके नेपाल जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से हिंदुस्तान और नेपाल में, मतलब नेपाल से आप तेल लाते हैं हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ, ये कुछ उदाहरण हैं जिसे आप समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ हमारे देश में चल रहा है। लेकिन इससे ऊपर जो है वो है कि 80 और 20 के नारे को यहां पर फिट करते रहो और सब मस्त रहे, सब चंगा सी। तो क्या आप और हम चंगा सी?
ये एक बड़ा सवाल। आइए इस कार्यक्रम को अब समाप्त करें। बहुत धन्यवाद देता हूं प्रेम कुमार जी को, राहुल लाल जी को, पुष्परंजन जी को, अमलेंदु उपाध्याय जी को, और साथ में हमारे वरिष्ठ साथी थोड़ी देर पहले राजेश बादल जी थे, उनको भी, कि आप लोग हमारे साथ जुड़े अपने विचारों से। बहुत गंभीर मसला, अपने विचारों को आप लोगों ने इस गंभीर मसले में साझा किया इस प्रोग्राम में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और शुक्रिया अदा करता हूं हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम में, आप सबको भी। और लगातार आप लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। मोहम्मद खलील हैं जो कह रहे हैं कि राजीव जी, वी आर इन द सेम सिचुएशन, इवन वर्स देन श्रीलंका, ओनली डिफरेंस is our media is Godi media and Sri Lankan media exposed everything as world class media. Our generation to generation will pay. बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जावेद इकबाल जी कह रहे हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत पे बदलने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद इकबाल भाई। और साथ में नंद कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो मंदिर जाए कुछ ना होए, किताब पढ़े मिले ज्ञान। बिल्कुल सही कह रहे हैं नंद कुमार कावत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके अलावा मोहम्मद खलील तो हैं ही हमारे साथ में, और हरनॉल्ड अलमेदिया हैं जो कह रहे हैं, कुवैत से गुड नाइट कह रहे हैं। और मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं, धर्म तो बस एक धंधा है, हर कोई उसमें अंधा है, रोशनी जब हुई तो पता चला मेरा आधा देश भूखा और नंगा है। बहुत खूब लिखा आपने मोहम्मद शरीफ भाई। और अफरोज आलम कह रहे हैं कि सर, जिस तरह मोदी सरकार नीतियां बनाकर देश की संपत्ति बेच रही है, इससे साबित होता है कि देश संकट में है। मोदी की नीतियां भारत को दूसरा श्रीलंका बना रही हैं और वो दिन दूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे विचार भी हैं। भारत जो कर्जा लिया है उसे चुकाने के लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये स्कीम है। बिल्कुल सही। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी का इतना गलत नीति के बावजूद हर एक मंसूबे पे कामयाब कैसे हो जाते हैं राजीव जी, ये पूछ रहे हैं देवेंद्र चटर्जी जी। बिल्कुल क्योंकि अंधभक्ति है यहाँ सबसे बड़ी बात है। 80-20 को उछालते रहो और अंधभक्ति का गुण लोगों में इंजेक्शन देते रहो। तो बनवारी मीना जी कह रहे हैं कि उसको ने देश से मतलब, उसको न देश से मतलब है, उसको न चाहिए आज़ादी, उसको दाने मिलते रहें, चाहे देश की हो बर्बादी। बिल्कुल खूब, बहुत सही लिख रहे हैं। मोहम्मद खलील NRI डेस्क लिख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम साथियों, आप लोगों से अब विदा चाहूँगा क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा आज आप लोगों का ले लिया हमने, और चर्चा बहुत गंभीर थी, बातें गंभीर, क्योंकि देश का मुद्दा है और ऐसे ही मुद्दों को हम यहाँ उठाते रहेंगे। पॉलिटिक्स की बात तो होती रहेगी, लेकिन साथ साथ इन गंभीर मुद्दों पर चिंतन होनी चाहिए, मनन करना चाहिए, चर्चाएँ होनी चाहिए। कुछ आप अपनी बात रखते हैं, कुछ हम अपनी बात रखते हैं, और इन बातों से कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। आज नहीं तो कल बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अहमद हुसैन बागेर भी हमारे साथ बने हुए हैं, अफरोज आलम भी हैं, और वेदपाल सिंह बघेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बबलू यादव भी हैं। तो तमाम दोस्तों, आप सबको एक बार बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़ते हैं इस कार्यक्रम से। दूसरे लोगों को भी, आपके जो पहचान के लोग हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, उन सबको भी ये लिंक शेयर कीजिए और उन लोगों को भी बोलिए कि हमारे कार्यक्रम में जुड़ें, और हमारे दूसरे कार्यक्रमों को भी देखिए आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।